हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। वेलकम वंस अगेन टू श्योर सिलेक्शन नीट बायोलॉजी क्रैश कोर्स। बच्चों, जहां पर जो लाइव वीडियो लेक्चर्स हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी के पूरे 38 चैप्टर्स के हम वन शॉट लेक्चर्स कर रहे हैं। टारगेट ये लिया है कि 7 मई को जो हमारा नीट 23 का एग्जाम है उसके पहले हम पूरे 38 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे 75 डेज में। 23rd ऑफ द लास्ट मंथ को ये क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया था बच्चों, मतलब 23rd ऑफ फेब को, ठीक है। और 30 अप्रैल तक इसको हम खत्म कर लेंगे। फिर लास्ट के जो 5-6 दिन बचेंगे जस्ट बिफोर द एग्जाम, उसमें हम एक और रैपिड रिवीजन करने वाले हैं सारे के सारे चैप्टर्स का। जो लाइव वीडियो लेक्चर्स हैं बच्चों इस सीरीज के, वो तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर मेरे चैनल पे हो रहे हैं, हमारे चैनल पे हो रहे हैं बच्चों। और इस क्रैश कोर्स का जो रिमेनिंग स्टडी मटेरियल है, यानी कि हर लेक्चर की जो पीडीएफ है, यहाँ पर जो सेशन पीडीएफ है जिसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, मार्क करते हैं बच्चों, एडिशनल पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं, एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स को, ट्रिक्स को नोट डाउन करते हैं, वो पूरी पीडीएफ लेक्चर की आपको कहां मिलेगी? सोचिंग ऐप पे। इसके अलावा हर चैप्टर की डीपीपी और बच्चों प्रैक्टिस टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन मोड में। इसके अलावा असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं बच्चों प्रैक्टिस के लिए, और फुल सिलेबस टेस्ट है। तो ये जो रिमेनिंग स्टडी मटेरियल है ये आपको सोचिंग ऐप पे मिल जाएगा। तो सोचिंग ऐप को डाउनलोड कर लें बच्चों प्ले स्टोर से, और फिर वहां पर डैशबोर्ड जो है ऐप का, वहां पर श्योर सिलेक्शन नीट बायोलॉजी क्रैश कोर्स आपको मिलेगा। उसमें एनरोल होकर आप ये रिमेनिंग स्टडी मटेरियल भी अवेल कर सकते हैं। चैप्टर्स कौन कौन से कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों इस क्रैश कोर्स के अंदर? हमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और वो चैप्टर्स जिनमें बच्चों को काफी दिक्कत आती है उनमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी। ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि हर साल प्रॉब्लम आती है। तो इनको हमने कंप्लीट कर लिया है, सबसे पहले स्टार्टिंग में इनको खत्म कर दिया, निपटा दिया है बच्चों, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। उसके बाद बच्चों फिर बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स हमने कंप्लीट कर लिया है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हमने कंप्लीट कर लिया है, जो एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है बच्चों। वहां पर एड्स, कैंसर, ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और बच्चों अब आज 8th चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इस क्रैश कोर्स का, आउट ऑफ द 38 चैप्टर्स, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अगेन मैं इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मानता हूं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? डिफिकल्ट नहीं है, इजी चैप्टर है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत इजी लगता है, बट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इजी और छोटा चैप्टर है रिलेटिवली, और चैप्टर्स के कंपैरिजन में हम देखें तो, लेकिन क्वेश्चन जरूर आता है यहां से। इनफैक्ट 2 से 3 क्वेश्चन तक आराम से आ जाते हैं इस चैप्टर से। तो छोटा चैप्टर है, कम समय में अच्छे से हम कर लेते हैं, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं तो हमारे लिए एक स्कोरिंग चैप्टर है। और इसीलिए मैं कहता हूं स्मार्ट स्टडी बच्चों करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैंने भी स्मार्ट स्टडी करी थी, तब जाकर एक बार में सिलेक्शन हुआ, एक बार में नीट क्रैक करा बच्चों, और वो भी एक अच्छी रैंक के साथ, ऑल इंडिया रैंक 196 के साथ। तो अब आप भी ये चाहते हो कि सेम चीज रिपीट हो आपके साथ, आप भी इसी अटेम्प्ट में, 23 वाले अटेम्प्ट में नीट को क्रैक कर सको, एक अच्छे रैंक के साथ कर सको, तो सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट स्टडी भी आपको करनी पड़ेगी बच्चों। और स्मार्ट स्टडी क्या कहती है कि वो चैप्टर्स जो स्कोरिंग है, जो रिलेटिवली इजी हैं, लेकिन क्वेश्चंस जहां से ज्यादा आते हैं उनको अच्छे से करना चाहिए, उनको हमें इग्नोर करके टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए बच्चों। तो इस चैप्टर को भी हम उसी तरह से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान देते हुए पढ़ेंगे, ताकि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो हमारा गलत नहीं हो। एक और खासियत इस चैप्टर की कि इस चैप्टर में एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चंस आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं बच्चों। मतलब यदि इस चैप्टर को हमने एनसीईआरटी से अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा। तो आज का जो वन शॉट लेक्चर है इसमें हम एनसीईआरटी से तो इसको पूरा प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे बच्चों, लेकिन हाँ फिर भी कुछ 5-6 एक्स्ट्रा पॉइंट्स में यहां पर आपको एडिशनली लिखवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से आ सकता है। तो मतलब हम कोई प्रोबेबिलिटी नहीं छोड़ने वाले क्वेश्चन को गलत करने की, हर क्वेश्चन हमें सही करना है। टारगेट क्योंकि हमारा 360 में से 360 है बच्चों, ठीक है। तो ये जो क्रैश कोर्स है श्योर सिलेक्शन नीट बायोलॉजी क्रैश कोर्स, उसके सारे फीचर्स यहाँ पर है। पूरी नीट बायोलॉजी 75 दिन में हम करने वाले हैं। पूरा टाइम टेबल आपके साथ शेयर कर दिया गया है बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी शेयर कर दिया, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सारे वीडियो लेक्चर्स वन शॉट में हम कर रहे हैं बच्चों। डाउनलोडेबल एनसीईआरटी पीडीएफ्स आपको मिल रही है हर सेशन की, डीपीपी मिल रही है बच्चों, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल रहे हैं, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ टेस्ट रिजल्ट मिल रहा है। वैलिडिटी इज 6 मंथ्स ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। आगे बढ़ने के पहले सोचिंग ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना बच्चों प्ले स्टोर से, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज यहां पर बायोलॉजी की, चाहे फिर वो नीट में हो, सीयूईटी में हो,
ICAR में हो, कहीं पर भी आ रही हो बच्चों, हम इस तरह से इस चैनल को डेवलप कर रहे हैं कि बायोलॉजी की एनसाइक्लोपीडिया हम इसको बना देंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी से रिलेटेड जितना भी क्वालिटी कंटेंट है सब आपको यहां पर मिलेगा। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, उनको भी रिकमेंड करें। और एक और एक्स्ट्रा रिसोर्स जिसकी आप मदद ले सकते हैं यदि आप नीट में श्योर सिलेक्शन चाहते हैं, तो वो है बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हमारी बुक, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव नीट बायोलॉजी एनसीईआरटी कॉन्करर। अगेन इसको एक्सक्लूसिवली हमने कहां अवेलेबल करा रखा है बच्चों, हमारी सोचिंग ऐप के ऊपर ही ये एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। वहां से आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो भाई सबसे पहले तो हम ये देखें कि माइक्रोब्स का मतलब क्या है। यदि हमें ये नहीं पता हो कि माइक्रोब्स का मतलब क्या है तो फिर ये चैप्टर पढ़ना बेकार है। गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चों वंस अगेन, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है अभी तक। तो बच्चों माइक्रोब्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप के बिना हम नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियाज हैं बच्चों, वायरसेस हैं, है ना, प्रोटिस्ट्स हम कह सकते हैं, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स, तो ये होते हैं माइक्रोब्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं व्हिच कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आईज एंड वी रिक्वायर माइक्रोस्कोप टू सी देम, है ना, मैग्निफिकेशन जरूरी होता है। तो एनसीईआरटी यहां पर क्या बोल रही है, देखो जो लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम मार्क नहीं करेंगे। बिसाइड्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ दिस अर्थ. You have studied about the diversity of living organisms in class 11th. Do you remember which kingdoms among the living organisms contain microorganisms? हाँ, तो ये हमें पता होना चाहिए। देखो एनसीईआरटी की एक खासियत क्या है, बीच बीच में ये खुद क्वेश्चंस पूछती है और उनके आंसर नहीं देती है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी ने पूछे हैं लेकिन जिनके आंसर नहीं दिए, ये मान के चलो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि उनका एग्जाम में आने का चांस ज्यादा होता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई आप वो किंगडम्स बता सकते हो क्या, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना बच्चों हम बिठाकर का, तो वो किंगडम्स बताओ जिनमें यूजुअली आपको माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं। तो किंगडम मोनेरा जिसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं बच्चों, ठीक है। इसके अलावा वायरसेस अलग से जिनको हम कनेक्टिंग लिंक मानते हैं लिविंग नॉन लिविंग के बीच में, वो भी माइक्रोब्स के अंदर आएंगे। किंगडम्स की मैं बात करूं तो एक और किंगडम जिसमें यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स उसमें सब क्या है बच्चों, आपको माइक्रोस्कोपिक ही मिलेंगे क्योंकि यूनिसेलुलर हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर किंगडम फंजाई, लेकिन किंगडम फंजाई में सारे के सारे मेंबर्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक नहीं है, कुछ मैक्रोस्कोपिक भी है, मतलब जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं बच्चों। सॉरी, ठीक है। तो ये वो किंगडम्स हैं जहां पर आपको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, ठीक। तो विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक, वो आपको किंगडम मोनेरा में मिलेंगे बच्चों और किंगडम प्रोटिस्टा में मिलेंगे। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। अब यहां पर एक और चीज बताइए आपको, ये इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, बस इतना से ही मार्क कर लो, क्योंकि आगे तो फिर क्या दे रखा है, सब जगह है, सॉइल में है, वाटर में, एयर में है, इनसाइड आवर बॉडीज, दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स में, even they are present at sites where no other life form could possibly exist. Again important lines है, यहां से क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। मतलब ये ऐसी जगह पर भी मिल जाते हैं जहां पर दूसरी लाइफ, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते। यहां पर कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको। फॉर एग्जांपल डीप इनसाइड द गीजर्स थर्मल वेंट्स बच्चों, है ना, हॉट वाटर गीजर्स जो मिलते हैं कई जगह पर जहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, उबलता पानी होता है। डीप इन द सॉइल अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो several meters thick and in highly acidic environment में भी ये मिल जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना भगवान हर जगह है, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होते हैं बच्चों माइक्रोब्स। यदि एक प्रॉपर वर्ड की हम बात करें तो ऐसी चीज जो सब जगह आपको मिल जाएगी, सब जगह प्रेजेंट होती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉस्मोपॉलिटन, जो वाइड स्प्रेड होती है बच्चों, है ना। तो माइक्रोब्स आर ऑल्सो कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, आपको ऑलमोस्ट सब जगह पर ये मिल जाएंगे। माइक्रोब्स आर डाइवर्स, प्रोटोजोआ इनके अंदर आते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट, वायरसेस, वायरोइड्स आते हैं बच्चों। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अपना नेक्स्ट चैप्टर है वन शॉट का, उसमें हम पढ़ेंगे इनके बारे में, वायरोइड्स के बारे में, प्रियोन्स के बारे में। प्रियोन्स जो कि प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जिनमें इन्फेक्शियस कैपेसिटी होती है बच्चों, ये सब किसके अंदर आते हैं, माइक्रोब्स के अंदर। तो ये वाला जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी ने पूछा था, इनडायरेक्टली यहां पर उसका आंसर दे दिया है एनसीईआरटी ने। और क्योंकि यहां पर ये माइक्रोब्स के एग्जाम्पल्स हैं कि भी कौन कौन माइक्रोब्स में इंक्लूड होते हैं, तो यहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा हैं। इसको हम 3 स्टार मार्क करेंगे, प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है बच्चों यहां से क्वेश्चन बनने की। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है यहां पर, या तो आपसे ये हो सकता है कि एक साथ बहुत लंबी लिस्ट दे देंगे ऑर्गेनिजम्स की, फिर कहेंगे कि इनमें से आप बताओ कि माइक्रोस्कोपिक कौन से हैं,
है ना, ऑल एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस भी यहां पर बन सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम दीज लाइंस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। Microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form colonies that can be seen with the naked eye. Such cultures are useful in studies on microorganisms. Important ज्यादा लाइंस नहीं है बच्चों। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आपने देखा भी होगा यदि कभी लेबोरेटरी में गए होंगे बायोलॉजी की, वहां पर कल्चर प्लेट्स होती है। बायोटेक्नोलॉजी में भी हमने कल्चर प्लेट्स की बात करी है। कल्चर प्लेट्स क्या होती है बच्चों, ऐसी प्लेट्स जिनमें न्यूट्रिटिव मीडिया जनरली अगर अगर का बना हुआ होता है, जिनमें वो सारी चीजें होती है जो इन बैक्टीरिया के लिए, इन फंजाई के लिए ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। इन न्यूट्रिटिव मीडिया में, इन कल्चर प्लेट्स पे हम बैक्टीरिया और फंजाई की कॉलोनीज को ग्रो कर सकते हैं। जब इंडिविजुअली ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मान लो एक सिंगल बैक्टीरिया है या एक सिंगल फंगल सेल है बच्चों, उसको हम नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। लेकिन इन कॉलोनीज जब ये ग्रो करते हैं, मतलब कॉलोनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया एक ही जगह पर एक साथ ग्रो कर रहे हैं। तो जब कॉलोनीज के फॉर्म में हाई नंबर में एक ही जगह पर जब ये ग्रो करते हैं, तो इनकी कॉलोनीज को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो यहां पर ये एनसीईआरटी क्या कह रही है कि एज सच इंडिविजुअली तो हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप्स की जरूरत होती है। बट कल्चर प्लेट्स पे जब इनकी कॉलोनीज को हम ग्रो करते हैं तो उनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, जिनसे इनको स्टडी करने में हमें मदद मिलती है। तो ये जो कल्चर मीडियम पे हम कल्चर करते हैं इनकी कॉलोनीज का, इट हेल्प्स अस टू स्टडी द फीचर्स ऑफ दीज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ये इन लाइनों का कहना है बच्चों यहां पर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब ये जो बच्चों पेज है एनसीईआरटी का, इसमें आपको डिफरेंट माइक्रोब्स के डायग्राम्स शो कर रखे हैं। बैक्टीरियोफेज है बच्चों, एडिनो वायरस है यहाँ पर, अगेन यहाँ पर टीएमवी वायरस रोड शेप दे रखा है। इधर कुछ बैक्टीरिया डिफरेंट शेप्स के दे रखे हैं, ऊपर रोड शेप दे रखे हैं, फिर कोकाई दे रखे हैं बच्चों, स्फेरिकल फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया आपको दे रखा है। यहाँ पर कल्चर प्लेट्स आपको शो रखी है, एक में बैक्टीरियल कॉलोनीज है, एक में फंगल कॉलोनीज है बच्चों। तो हर डायग्राम एनसीईआरटी का, कोई सा भी डायग्राम हो, मैं हर चैप्टर में, हर लेक्चर में, हर बार जब भी आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं नीट से रिलेटेड, एक चीज बार बार रिपीट करता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनसीईआरटी का कोई भी डायग्राम हमें नहीं इग्नोर करना है, छोड़ना है। हर डायग्राम को बहुत अच्छे से थरली देखना है, समझना है। हर लेबलिंग हमें याद होनी चाहिए हर डायग्राम की, क्योंकि यदि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा नीट में तो डायग्राम कहां से उठाया जाएगा बच्चों, एनसीईआरटी से ही उठाया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब चैप्टर क्या है बच्चों, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जनरली जब भी माइक्रोब्स की बात होती है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी ड्रग्स की, तो वहां पर हमने क्या देखा था कि जनरली जब भी ड्रग्स की बात होती है, आप लोगों के दिमाग में एक बुरी चीज आती है कि ड्रग्स तो बुरी चीज होती है, जबकि ऐसा नहीं था। वो गलतफहमी हमारी लास्ट लेक्चर में दूर हुई जब हमने ड्रग अब्यूज वाला टॉपिक पढ़ा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। इसी तरह से जब भी हमारे दिमाग में माइक्रोब्स की बात आती है, तो पता नहीं क्यों, है ना, मेरे साथ भी है, सिर्फ आपकी ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपने ये चीज रियलाइज करी होगी, फील करी होगी कि माइक्रोब्स की बात आती है, हमारे दिमाग में डिजीजेज आते हैं, है ना, खाना खराब हो रहा है, सड़ा रहे हैं, फंगल ग्रोथ हो रही है अचार के ऊपर, मतलब सिर्फ वो चीजें याद आती है जिनसे हमें ऐसा लगता है कि माइक्रोब्स हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, है ना। भाई ये तो हमारा नुकसान ही करते हैं, फायदा कुछ नहीं करते। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं कि सारे के सारे माइक्रोब्स हार्मफुल, डिजीज कॉजिंग या हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते। कई माइक्रोब्स हमारी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल रोल भी प्ले करते हैं। तो ह्यूमन के वेलफेयर में, हमारे ह्यूमंस के फायदे के लिए कौन कौन से माइक्रोब्स को हम यूज करते हैं या कौन कौन से माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं, वही इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो in chapter 8 you have read that microbes cause a large number of diseases in human beings. They also cause diseases in animals and plants, but this should not make you think that all microbes are harmful. Several microbes are useful to man in diverse ways. Some of the most important contributions of microbes to human welfare are discussed in this chapter. आगे बात समझ में? तो अब हम देखेंगे कि भाई क्या क्या फायदे हैं। हमने इनको कैटेगराइज कर दिया है। शुरुआत में हम पहले देखेंगे कि भाई घरों में डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं या जो काम होते हैं वहां पर माइक्रोब्स का क्या यूज है, फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे माइक्रोब्स का क्या यूज है बच्चों, फिर हम कुछ डिफरेंट चीजों की बात करेंगे, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट की बात करेंगे, बायोगैस प्लांट की बात करेंगे, लास्टली बच्चों हम बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स की बात करने वाले हैं। इस तरह से इस चैप्टर का जो सीक्वेंस है वो रहता है, इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं। एक और चीज बच्चों मैं आपको बहुत काम की बताऊं, यदि आपको हर चैप्टर के जो हेडिंग्स होती है, सब टॉपिक्स होते हैं, उनकी सीक्वेंस याद हो तो आपके लिए रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है। मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता था, आज तक करता हूं। क्यों? यदि हमें चैप्टर के सब टॉपिक्स की सीक्वेंस याद है कि भाई इस चैप्टर में सबसे पहले ये चीज आती है, फिर ये आती है, फिर ये आती है, तो हम कभी भी जब आइडल बैठे हुए हों, खाली बैठे हुए हों, कहीं भी फालतू बैठे हुए हों,
तो वहां पर हम चाहें तो मन के अंदर भी आराम से रिवीजन कर सकते हैं यार कि पहला टॉपिक ये था, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऐसे होता है मन के अंदर। बायोलॉजी की खासियत ही ये है, सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप इसको चलते फिरते कहीं पर भी बैठे बैठे भी रिवाइज कर सकते हो। मैं तो पता नहीं कितने चैप्टर्स नहाते वक्त, मतलब ऐसी एक्टिविटीज के दौरान खाना खाते वक्त ही कर लेता था जिनमें मतलब जहां पर आपका टाइम पूरी तरह से वेस्ट होता है। तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, एटलीस्ट ये तो पता हो कि चैप्टर में टॉपिक्स कौन कौन से थे। वही याद नहीं होगा तो फिर रिवीजन कैसे करोगे बच्चों बिना कॉपी खोले, है ना। चलो सबसे पहले देखेंगे माइक्रोब्स की सिग्निफिकेंस हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर। तो बच्चों घर में माइक्रोब्स का यूज हम कई हजारों सालों से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दही, है ना, यहां पर भी सबसे पहला एग्जाम्पल वही दे रखा है कि दूध से हम दही बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं फ्रॉम मिल्क। बच्चों वहां पर हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा अपनी मदर्स को, इनफैक्ट कई बार हो सकता है आपने भी जमाया हो, आपकी मम्मी ने यदि बोला हो तो, कि हम ऑलरेडी जो दही जमा हुआ होता है उसमें से एक चम्मच दही की ले लेते हैं, जिसको हम हिंदी में जामन बोलते हैं बच्चों। इस जामन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हल्का गर्म दूध जो होता है उसमें डालते हैं और फिर इसको ओवरनाइट रख देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि वो जो दूध जिसमें हमने सिर्फ एक चम्मच के आसपास, इनफैक्ट कई बार उससे भी कम, जो जामन मतलब थोड़ा सा जो हमने अमाउंट डाला था कर्ड का, उससे पूरा का पूरा दूध अगले दिन किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में, यानी कि दही में कन्वर्ट हो गया बच्चों, है ना। ये कैसे होता है, वो जो ऑलरेडी हमने दही का छोटा सा अमाउंट लिया था, ये जो छोटा सा अमाउंट हम डालते हैं बच्चों दूध में, इसको हम कहते हैं इनोक्यूलम। क्या बोलते हैं, इनोक्यूलम। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, लैक्टिक एसिड बेसिलाई, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो किसका प्रोडक्शन करते हैं, लैक्टिक एसिड का। अब जब हमने सिर्फ एक चम्मच के आसपास जामन यानी कि इनोकुलम डाला बच्चों गर्म दूध के अंदर, तो फिर वहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होता है ये दूध। तो फिर वहां पर क्या होगा, इस एक चम्मच कर्ड में ऑलरेडी मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया थे, ये तेजी से डिवाइड करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से होता है बच्चों। और ओवरनाइट जब हम इसको रखते हैं तो इन 10 से 12 घंटे में इतने सारे लैक्टिक एसिड बेसिल है और उनसे इतना सारा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है कि वो कर्डलिंग ऑफ मिल्क कर देते हैं, पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन हो जाता है, जिससे क्या होता है बच्चों, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये कर्डलिंग का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर कौन हमारी मदद कर रहे हैं, बैक्टीरिया मदद कर रहे हैं, लैक्टिक एसिड बेसिलाई मदद कर रहे हैं, लैक्टोबैसिलाई मदद कर रहे हैं बच्चों हमारी। आगे बात समझ में, एक और बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, हम खाने में कर्ड तो यूज करते ही हैं, डिफरेंट डिशेस में हम कर्ड का यूज करते हैं बच्चों, है ना, लेकिन साथ के साथ एक फायदा और क्या है, ये जो कर्ड होता है इसमें दूध के कंपैरिजन में विटामिन B12 की यदि हम बात करें तो वो ज्यादा होता है, इट इज एनरिच्ड इन विटामिन B12, विटामिन B12 बढ़ जाता है, जो तो देखा जाए तो न्यूट्रिशनली कर्ड हमारे लिए और ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। इनफैक्ट एक और एडिशनल बेनिफिट में बताऊं, डाइजेस्टिबिलिटी की मैं बात करूं तो दूध के कंपैरिजन में दही को पचाना ज्यादा आसान होता है। वन मोर बेनिफिट बच्चों कर्ड जो हमें देता है, जब हम कर्ड को कंज्यूम करते हैं, दही खाते हैं, तो दही में प्रेजेंट लैक्टिक एसिड बेसिलाई हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएंगे और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाने के बाद इन लैक्टिक एसिड बेसिलाई की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होने देते बच्चों। तो देखो कितने सारे बेनिफिट्स हैं दही के, और ये दही किसकी मदद से बन रहा है, फ्रॉम दूध, फ्रॉम मिल्क, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। क्लियर बच्चों। तो you would be surprised to know that we use microbes of products derived from them every day. A common example is the production of curd from milk, है ना। तो सबसे पहला जो एग्जांपल हमें याद रखना है यहाँ पर वो क्या है बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। इसको मार्क कर लेते हैं, पहला बेनिफिट है कर्ड फ्रॉम मिल्क हमें यहाँ पर मिलता है बच्चों, ठीक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड, पूरा ग्रुप होता है बच्चों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का, अलग अलग हो सकते हैं। तो यहां पर हमने कॉमन बात कर ली है, कॉमन ग्रुप कलेक्टिवली नाम बोल दिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दे ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड। ये पूरा प्रोसेस अभी मैंने आपको समझा दिया, वही सारी चीजें पॉइंट्स यहां पर हैं बच्चों, एक बार पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग ग्रोथ द लैक्टिक एसिड बेसिलाई प्रोड्यूस एसिड्स दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू फ्रेश मिल्क एज इनोक्यूलम। ये वर्ड पता होना चाहिए हमें, इनोकुलम कहते हैं बच्चों, या स्टार्टर भी कहते हैं उसको, जो थोड़ा सा अमाउंट हम ऐड करते हैं मिल्क में कर्ड का, कंटेन्स मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बेसिला व्हिच एट सुटेबल टेम्परेचर्स, रूम टेम्परेचर पे जनरली कर्ड जल्दी बनता है। बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर होगा तो फिर कर्डलिंग वहां नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चों, बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है। बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो ये मर जाएंगे बैक्टीरिया, इसीलिए रूम टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, thus converting milk to curd, which also improves its nutritional quality by increasing vitamin B12, है ना, विटामिन B12 एनरिच हो जाता है
इन आवर स्टमक टू, जो मैंने एक और बेनिफिट बताया था, द लैक्टिक एसिड बेसिला प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की ग्रोथ को भी ये प्रिवेंट करते हैं बच्चों। तो दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। समझ में आ गया बच्चों? आगे बात करते हैं। आपने डोसा और इडली भी खाया होगा, रेस्टोरेंट में खाते हो तब तो पता चलता नहीं कैसे बनता है, लेकिन घर पे यदि आपकी मदर ने कभी बनाया तो आपने देखा होगा बच्चों, वहां पर पहले आपकी मम्मी चावल और दाल का एक पेस्ट बनाती हैं, सेमी सॉलिड सा पेस्ट बनाती है, और उसको फिर थोड़े समय के लिए ढककर रख दिया जाता है, कई बार उसको धूप में भी रख दिया जाता है काफी समय के लिए, 3-4 घंटे के लिए, और फिर उससे डोसा और इडली बनाए जाते हैं। रीजन, हम उसको फर्मेंट करने के लिए रख रहे हैं। फर्मेंटेशन क्या है बच्चों? एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस, एक तरीका है बच्चों। और यहां पर ये फर्मेंटेशन कैसे होता है? अगेन, ये जो हम डफ बनाते हैं बच्चों, जिससे डोसा और इडली बनता है, इस डफ के लिए हम क्या कर रहे हैं? फर्मेंटेशन कर रहे हैं। किसकी मदद से? बैक्टीरियल ग्रोथ की मदद से। जब आप उसको रख दोगे तो बैक्टीरिया जो है वो नेचुरली प्रेजेंट है, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ग्रो करेंगे, ग्रो करके इसको फर्मेंट करेंगे बच्चों। अब फर्मेंटेशन का फायदा क्या है? इस पेस्ट का यदि फर्मेंटेशन हो जाएगा तो जब आप डोसा और इडली बनाओगे तो वहां पर जो डफ बन रहा है, मतलब है ना, जो स्टफ बन रहा है हम कह सकते हैं, तो वो मोटा होगा बच्चों, है ना। और ये जो वहां पर ये डफ मोटा होता है वो किस वजह से होता है? फर्मेंटेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है बच्चों, जब वो रिलीज होती है तो इस डफ को मोटा कर देती है। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो ये फायदा है यहां पर फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन किसकी मदद से हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया जो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। अगेन अ यूज ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बच्चों। तो सेकंड जो यहां पर फायदा है, प्रोडक्ट है, वो हम यूज कर रहे हैं, या यूज है, वो है डोसा और इडली बनाने में बच्चों, है ना। मार्क कर लेते हैं। The duff which is used for making food such as dosa and idli is also fermented by bacteria. जो puffed up appearance, जो मोटा thick appearance आता है बच्चों यहाँ पर डफ का, वो किस वजह से आता है? Because of the release or production of carbon dioxide gas. क्यों हो रही कार्बन डाइऑक्साइड गैस? ऑलरेडी रेस्पिरेशन डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, डिटेल्ड लेक्चर्स के अंदर बच्चों, वहां पर अपन ने पढ़ा था एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो पाथवेज मेनली अपन बात करते हैं, एक में इथेनॉल एंड CO2 प्रोड्यूस होता है और एक में बच्चों लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। यहां पर कौन से पाथवे की बात हो रही है? जहां पर इथेनॉल एंड CO2 प्रोड्यूस होता है तो CO2 रिलीज होगी बच्चों, ठीक है। सिमिलरली द डफ, एक और यूज यदि हम बात करें बच्चों, ब्रेड मेकिंग में भी काम में आते हैं माइक्रोब्स। कैसे? ब्रेड में भी अगेन डफ होता है जो पफी होता है बच्चों, वहां पर भी वो पफीनेस CO2 रिलीज से आ रही है। बस अंतर इतना सा है, डोसा इडली बनाने के लिए हम किसकी मदद ले रहे थे बच्चों? फर्मेंटेशन किसकी मदद से कर रहे थे? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ब्रेड बनाने में जो हम फर्मेंटेशन करते हैं बच्चों, किसकी मदद से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ यीस्ट, जिसको कॉमनली बेकर्स या ब्रूअर्स ईस्ट भी कहा जाता है। बेकर्स ईस्ट तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रेड बनाने की काम आ रही है, बेकरी का प्रोडक्ट है। और ब्रूअर्स ईस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अल्कोहलिक बेवरेजेस, अभी अपन आगे पढ़ेंगे, वाइन, विस्की, बियर, वहां पर भी वो यूज होती है बच्चों, है ना। इस कारण से ये जो सैकरोमाइसिस सर्वेसी है, यीस्ट बच्चों, जिसको बेकर्स या ब्रूअर्स ईस्ट कॉमनली कहा जाता है, ये सैकरोमाइसिस सर्वेसी यीस्ट को हम यूज करते हैं ब्रेड बनाने में फॉर फर्मेंटेशन पर्पस। अगेन यहां पर डफ का जो पफ डफ अपीयरेंस आता है, मोटा अपीयरेंस आता है बच्चों, वो CO2 रिलीज के कारण आता है। तो ये तीसरा यूज हो गया बच्चों माइक्रोब्स का हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर। फोर्थ यूज देखेंगे बच्चों, फोर्थ यूज है टोडी। अब टोडी क्या है? साउथ इंडिया का एक बेवरेज है बच्चों। यहां पर क्या होता है, जो पाम ट्रीज होते हैं उनसे जो सेप हमें मिलता है, उस सेप का फर्मेंटेशन करते हैं, उस सेप के फर्मेंटेशन से अल्कोहलिक बेवरेज बनती है जिसको हम टोडी कहते हैं बच्चों। तो टोडी, अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया, इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स। फर्मेंटेशन से क्योंकि इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा तो स्मॉल क्वांटिटी में आपको इसके अंदर इथेनॉल मिलेगी बच्चों, है ना। तो हम कह सकते हैं एक तरह का एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंटेनिंग बेवरेज होता है साउथ इंडिया का। अगेन इसको हम किसकी मदद से बना रहे हैं बच्चों? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स बना रहे हैं। ये फोर्थ यूज हमने देख लिया हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और यूज यहां पर दे रखा है। सिर्फ यही फूड आइटम्स नहीं बच्चों, और भी कई फूड आइटम्स को बनाते वक्त फर्मेंटेशन की जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां पर हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं। तो फिफ्थ यूज यहां पर आपको दे रखा है एनसीईआरटी ने, माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बेम्बू शूट्स टू मेक डिफरेंट डिशेस ऑफ, या हम कह सकते हैं फूड आइटम्स बनाने में, डिफरेंट डिशेस बनाने में काम में आते हैं, है ना। यदि आपने जो मास्टर शेफ आजकल आता है टीवी पे, वहां पर देखा हो तो आप देखेंगे कि फिश से बनी हुई डिशेस, सोयाबीन से बनी हुई डिशेस, बेम्बू शूट से बनी हुई डिशेस में भी फर्मेंटेशन किया जाता है बच्चों। और अगेन वहां पर माइक्रोब्स का रोल होता है, या तो आप यीस्ट की मदद से करोगे या बैक्टीरिया की मदद से करोगे। क्लियर? देखो यहां पर ये जो मैं पॉइंट्स क्रिएट कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि पॉइंट्स क्रिएट करने के बाद अगेन आप फिर फिंगर्स पे रिवीजन कर सकते हो, यार हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में इतने पॉइंट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इतने पॉइंट्स हैं,
उससे एक तो मिस नहीं होती चीजें, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। यार 7 पॉइंट तो सारे के सारे मेरे को याद है। पॉइंट्स में इजी होता है बच्चों पढ़ना, याद रखना इजी होता है, इसलिए पॉइंट्स बनाने की हैबिट डाला करो। अगला यूज बच्चों, चीज प्रोडक्शन, सबको अच्छी लगती है ऑलमोस्ट, है ना। तो चीज की यदि हम बात करें, चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड। कई हजारों सालों से चीज का प्रोडक्शन चल रहा है बच्चों, जिसमें माइक्रोब्स का यूज हम कर रहे हैं। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाय द कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट। कई वेराइटीज आती है, सब में टेक्सचर, फ्लेवर, कलर अलग अलग होता है बच्चों। द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम, और ये जो डिफरेंसेस होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज में, किसी का टेक्सचर अलग है, किसी का कलर अलग है बच्चों, है ना, किसी का फ्लेवर अलग है, वो कहां से आ रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। दिस स्पेसिफिक टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट कम्स फ्रॉम द टाइप ऑफ माइक्रोब यूज। मतलब उस चीज को बनाने में जिस माइक्रोब का यूज किया गया है, वो डिसाइड करता है कि चीज किस तरह की बनेगी बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, the large holes in Swiss cheese are due to production of a large amount of carbon dioxide by a bacterium named Propionibacterium shermani. स्विस चीज बच्चों, यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रही हो तो टॉम एंड जेरी एक बहुत ही पॉपुलर कार्टून है। आई थिंक सभी बच्चों ने देखा होगा भाई, हम जब छोटे थे तब तो बहुत पॉपुलर था। आजकल इतने सारे कार्टून्स आ गए, मोबाइल गेम्स आ गए, बच्चे शायद टॉम एंड जेरी नहीं देखते हैं, कम देखते हैं। बट यदि आप लोगों ने टॉम एंड जेरी देखा हो बच्चों, तो टॉम एंड जेरी में जो जेरी माउस होता है उसको चीज बहुत पसंद होती है, और वहां पर एक चीज जो दिखाते हैं येलो कलर की, उसमें आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े छेद होते हैं, दैट इज स्विस चीज। लार्ज होल्स होते हैं, और वो लार्ज होल्स किसकी वजह से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन की वजह से। यहाँ पर जो बैक्टीरियम इस चीज को बनाने में काम में आता है बच्चों, दैट इज प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, इसी तरह से बच्चों एक और चीज होती है, दैट इज रॉकफोर्ट चीज। ये ब्लूइश इन कलर होती है, और ये एक स्पेसिफिक फंगस की मदद से बनाई जाती है। एक पर्टिकुलर फ्लेवर भी इसका होता है, और ये जो फंगस यहाँ पर होती है बच्चों रॉकफोर्ट चीज में, एनसीईआरटी ने दे नहीं रखी है, उसको आप लिख लो पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। पूछा जा सकता है आपसे, तो मैंने बोला था कुछ पॉइंट्स में एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा जो पूछे जा सकते हैं। पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, ठीक है, ये फंगस रॉकफोर्ट चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर 6 पॉइंट हो गए बच्चों। एक एक्स्ट्रा पॉइंट और मैं भी आपको बताऊंगा। तो चीज इज द 6 पॉइंट। यहाँ पर स्विस चीज में आपको याद रखना है बच्चों, लार्ज होल्स होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और किस बैक्टीरियम से ये बनती है बच्चों? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। ये सारे पॉइंट्स आपको स्विस चीज में याद रखने हैं। रॉकफोर्ट चीज में आपको क्या याद रखना है कि फंगस की वजह से होती है, कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर होता है, और ये जो फंगस होती है वो कौन सी होती है? पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई होती है बच्चों। 6 पॉइंट हो गए हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर। 7वां पॉइंट और लिख लो भाई यहाँ पर। 7वां पॉइंट आप लिख लो बच्चों, योगर्ट, श्रीखंड टाइप का जो होता है, अपन हिंदी में बोलते हैं बच्चों, है ना, दही के जैसा होता है, लेकिन इसका अगेन टेक्सचर जो है दही से थोड़ा अलग होता है। ये थोड़ा चिकना होता है, क्रीमी होता है बच्चों, ये थोड़ा ज्यादा, और अपने आप इसके अंदर एक स्वीटनेस होती है, मीठा होता है। दही में ऐसा जब तक आप चीनी नहीं डालोगे मीठा नहीं होगा, है ना। तो ये जो योगर्ट है अगेन ये भी मिल्क से बनता है, कर्ड भी मिल्क से बन रहा है, ये भी मिल्क से बन रहा है। बट योगर्ट में जो कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर और फ्लेवर होता है वो पर्टिकुलर माइक्रोब्स की वजह से ही होता है बच्चों। तो यहां पर जो माइक्रोब्स यूज होते हैं योगर्ट बनाने में वो आपको पता होने चाहिए। एक तो होता है बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, और दूसरा होता है बच्चों लैक्टोबैसिलस। तो अगेन जैसे कर्ड में लैक्टोबैसिला हम यूज कर रहे थे, यहां भी कर रहे हैं, लेकिन यहां स्पेसिफिक टाइप का लैक्टोबैसिलस यूज होता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस। ये प्रीवियसली क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, इसीलिए लिखवा रहा हूं, एनसीईआरटी ने दे नहीं रखा है आपको, ठीक है। तो योगर्ट में ये दोनों जो माइक्रोब्स हैं वो काम में आते हैं, जिसकी वजह से योगर्ट का कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर और फ्लेवर होता है बच्चों। यहां तक किसी भी तरह का कोई डाउट हो प्लीज लेट मी नो, मैं क्लियर कर दूंगा। यदि डाउट नहीं है तो पहला टॉपिक अपन ने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का खत्म कर लिया है, यूज ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अब हम बात करेंगे बच्चों यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। चलो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात होगी। नाउ इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वेल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग्स। बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। बेवरेजेस ड्रिंक्स, पर्टिकुलरली यहां पर अल्कोहलिक ड्रिंक्स की बात हो रही है बच्चों, बियर, वाइन, विस्की। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स।
इससे रिलेटेड बात हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी कर चुके हैं बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर और बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के अंदर, कि यदि इंडस्ट्रियल लेवल पे हमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो हमें लार्ज कंटेनर्स, लार्ज वेसल्स यूज करने पड़ते हैं। जब जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से कोई प्रोडक्ट बना रहे तो वहां पर हम उनको बायोरिएक्टर्स कहते हैं बच्चों, और जब फर्मेंटेशन प्रोसेस हमें करना हो तो वहां पर इन लार्ज वेसल्स को हम क्या नाम देते हैं, इनको हम देते हैं फर्मेंटर्स। ठीक है, तो एक तो ये यहां पर क्वेश्चन बनता है, ये हमें पता होना चाहिए, स्टार मार्क कर लो बच्चों। फर्मेंटर्स का डायग्राम आपको पिक भी यहां पर दे रखा है बच्चों, तो ये जो पिक है आपको आइडेंटिफाई होने चाहिए, एग्जाम में आ जाए तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सको, ये फर्मेंटर्स का डायग्राम है, ये फर्मेंटेशन प्लांट का डायग्राम है बच्चों। ठीक, आगे बात करते हैं। सबसे पहले अभी क्या बोला एनसीईआरटी ने कि दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इंडस्ट्रियल लेवल पे माइक्रोब्स के यूज के क्या क्या है, एक तो बेवरेजेस, मैंने बोला अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात कर रही है यहाँ पर एनसीईआरटी, और दूसरा एंटीबायोटिक्स। पहले किसकी बात करेंगे, बेवरेजेस की बच्चों। तो बेवरेजेस की बात कर लेते हैं भाई। फर्मेंटेड बेवरेजेस, नाम ही क्या दिया, फर्मेंटेड बेवरेजेस, मतलब जो अल्कोहलिक ड्रिंक से बच्चों फर्मेंटेशन से बनाई जाती है। फर्मेंटेशन किसका, डिफरेंट रॉ मटेरियल्स का। कई जगह पर ये पोटैटोज होते हैं, कई जगह पर ये मोलेसेस होते हैं बच्चों, है ना। जैसे हम रम की बात करें तो रम में मोलेसेस यूज होते हैं। मोलेसेस क्या होते हैं बच्चों, तो जैगरी, गुड़ का, जब शुगर के हम गुड़ बनाते हैं बच्चों, तो गुड़ में बनाते वक्त जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है हम कह सकते हैं वो मोलेसेस कहलाता है बच्चों, है ना। शुगर प्रोडक्शन और जैगरी प्रोडक्शन के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है दैट इज मोलेसेस। तो मोलेसेस का फर्मेंटेशन करते हैं जब हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब यहाँ पर जनरली कौन से यूज होते हैं बच्चों, यीस्ट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जिसको ब्रेड फॉर्मेशन में भी काम में लेते हैं। ब्रेड फॉर्मेशन में क्योंकि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यीस्ट मदद करती है, इसलिए उसको बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में भी मदद करती है, इसलिए ब्रीवर्स यीस्ट भी कहते हैं। ब्रीवर्स को कहते हैं जो ये अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाता है बच्चों। ठीक है, तो इस यीस्ट की मदद से फर्मेंटेशन यदि आप मोलेसिस का करोगे तो आपको रम मिलेगी बच्चों। ठीक, इसी तरह से यदि आप फ्रूट जूसेस का करते हो बच्चों तो आपको बियर मिलेगी, आपको वाइन मिलेगी। ठीक है, तो अलग अलग रॉ मटेरियल यदि है तो उससे आपको अलग अलग टाइप के अल्कोहलिक बेवरेजेस मिलती है। माल्टेड सीरियल से भी बच्चों बियर बनती है। ठीक, तो यहां पर आपको दोनों चीजें दे रखी है कि भाई किस तरह से आप फर्मेंटेशन से डिस्टिल्ड एंड नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाते हो। क्वेश्चन भी आता है यहां से, ये जो दो तरह की अल्कोहलिक बेवरेजेस है, डिस्टिल्ड एंड नॉन डिस्टिल्ड, क्या अंतर है, कैसे इनमें अंतर हम करते हैं, क्यों डिस्टिलेशन किया जाता है, वो भी आपको बताऊंगा। देखते हैं बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस, फर्मेंटेड बेवरेजेस, microbes especially yeasts have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और rum। तो एक तो ये पांच नाम आप याद कर लो अल्कोहलिक बेवरेजेस के बच्चों। कौन कौन से पांच नाम याद करने हैं आपको, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम। ठीक है, फॉर दिस पर्पज द सेम यीस्ट, कौन सी यीस्ट काम में आती है बच्चों, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी काम में आती है, जिसको हम ब्रीवर्स यीस्ट भी कहते हैं। माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस जनरली कॉमन रॉ मटेरियल होते हैं जिनके फर्मेंटेशन से ये अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाई जाती है। जब इनका फर्मेंटेशन किया जाएगा बच्चों इस यीस्ट की मदद से, तो क्या प्रोड्यूस होगी, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इथेनॉल, अल्कोहल प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए इस तरह से ये अल्कोहलिक बेवरेजेस बनते हैं। ठीक है, अब रेस्पिरेशन वाला चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं, और वहां पर बच्चों यदि आप लोगों को याद हो, जब मैंने डिटेल में रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो एक चीज थी कि जब भी ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है तो इथेनॉल प्रोड्यूस हो रही है। तो जिस मीडियम में फर्मेंटेशन हो रहा होगा वहां पर जैसे जैसे फर्मेंटेशन आगे बढ़ेगा, जितनी ज्यादा देर तक फर्मेंटेशन होगा, इथेनॉल का कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। एक क्रिटिकल लेवल के बाद करीब 11 से 13, 12 से 13% जब अल्कोहल या इथेनॉल हो जाती है मीडियम में बच्चों, उसके बाद ये जो यीस्ट है ये फर्दर फर्मेंटेशन नहीं कर पाती। क्यों, क्योंकि उसके बाद ये जो अल्कोहलिक लेवल है ये इसके लिए टॉक्सिक हो जाता है, मतलब यीस्ट को खत्म कर देता है। मतलब क्या है, यदि नेचुरली हमें फर्मेंटेशन से कोई भी एक अल्कोहलिक बेवरेज बनानी है, अल्कोहलिक ड्रिंक बनाना है मतलब, ठीक है, तो नेचुरली तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हम कहेंगे कि 10-11% के आसपास आपको अल्कोहल मिलेगी, इससे ज्यादा अल्कोहल कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि नेचुरली जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो उसके ऊपर फर्मेंटेशन ऑटोमेटिकली रुक जाता है, क्योंकि यीस्ट खत्म हो जाएगी उसके बाद बिकॉज ऑफ दिस हाई अल्कोहल कंसंट्रेशन। तो अब सारी की सारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स तो ऐसा होगा नहीं कि 12% से कम अल्कोहल कंसंट्रेशन की होगी। तो बच्चों जो ड्रिंक्स 12% से कम अल्कोहल कंसंट्रेशन की होती है उनमें हमें फर्दर अल्कोहल कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए डिस्टिलेशन करने की जरूरत नहीं है। डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, पानी को निकाल देते हैं गर्म करके किसी भी मीडियम में से। यदि आपने जिस मीडियम में फर्मेंटेशन करके अल्कोहलिक
ड्रिंक बनाया है, उसमें नेचुरल प्रोसेस से मान लो 12% अल्कोहल तो हो गई, अब आपको इसको 20% करना है। नेचुरल प्रोसेस से 20% नहीं कर सकते क्योंकि आगे तो आप फर्मेंटेशन से इस अल्कोहल कंसंट्रेशन को बढ़ा नहीं पाओगे, तो आप क्या करोगे, अब इसको डिस्टिल करोगे, आप डिस्टिलेशन इसका करोगे, डिस्टिलेशन करोगे तो इसमें से कुछ पानी निकल जाएगा, जितना ज्यादा पानी निकलता जाएगा ऑटोमेटिकली अल्कोहल कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा बच्चों। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो जो डिस्टिल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उनमें अल्कोहल कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जो नॉन डिस्टिल्ड होते हैं उनमें अल्कोहल कंसंट्रेशन कम होता है। नॉन डिस्टिल्ड में दो नाम आपको याद रखने हैं बच्चों, कौन कौन से, बियर और वाइन जो है, दीज आर नॉन डिस्टिल्ड, विदाउट डिस्टिलेशन इनका प्रोडक्शन होता है बच्चों। आगे बात समझ में, विस्की, ब्रांडी और रम जो है बच्चों, ये बाय डिस्टिलेशन प्रोड्यूस होते हैं, इसका मतलब इनमें अल्कोहल कंसंट्रेशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वाइन एंड बियर। आ गया समझ में, मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं होगा इस चीज में, डिस्टिल्ड और नॉन डिस्टिल्ड बेवरेजेस में। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, ये पता होना चाहिए जो अल्कोहलिक ड्रिंक है वो कौन सा होगा, कैसा उसका फ्लेवर होगा, तो वो किस पे डिपेंड करेगा। एक तो रॉ मटेरियल हमने क्या यूज करा है, टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है, और दूसरा टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, मतलब वो डिस्टिल्ड है या नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक है बच्चों, उस पर डिपेंड करेगा कि अल्कोहलिक ड्रिंक कौन सा बन रहा है, वाइन बन रही है, बियर बन रही है, विस्की बन रही है, ब्रांडी बन रही है या रम बन रही है। नेक्स्ट यूज की बात करेंगे माइक्रोब्स का एट द लेवल ऑफ इंडस्ट्री, एट द लेवल ऑफ, या हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लेवल पे, दैट इज एंटीबायोटिक्स बच्चों। अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटी वर्ड का मतलब होता है बच्चों अगेंस्ट, बायोज वर्ड रेफर्स टू लाइफ, ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ के अगेंस्ट है ना। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है ये हमारी लाइफ के अगेंस्ट नहीं है, हमारे लिए तो यहाँ पर एनसीईआरटी लिखती भी है कि हमारे लिए तो ये प्रो लाइफ है, मतलब लाइफ को सपोर्ट करने वाले हैं। किसके लिए ये अगेंस्ट लाइफ है बच्चों, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के अगेंस्ट ये काम करते हैं, उनकी लाइफ के अगेंस्ट, उनको किल करने का काम या उनकी ग्रोथ को रिटार्ड, स्लो डाउन, कम करने का काम करते हैं। क्यों इनको हम, ये तो ठीक है अगेंस्ट लाइफ तो है, एक और कारण जिनकी वजह से हम इनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं, इनका प्रोडक्शन भी बायोज यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स से होता है बच्चों। मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो हैं बच्चों, या तो वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं या फंजाई प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिसको कोई एक माइक्रोब प्रोड्यूस कर रहा है, जनरली अ बैक्टीरिया और अ फंजाई, और ये केमिकल सब्सटेंस एक हार्मफुल बैक्टीरिया या हो सकता है किसी और माइक्रोब को या तो किल कर रहा है या उसकी ग्रोथ को कम कर रहा है, तो फिर इस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। ये जो एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी है बच्चों, इसको 20वीं सदी 20th सेंचुरी की सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी माना जाता है ना। और मजे की बात यह है कि इनकी जो डिस्कवरी थी, इट वाज अ चांस डिस्कवरी। चांस डिस्कवरी जब भी होती है बच्चों किसी चीज की, मतलब आप काम तो कुछ और कर रहे थे, रिसर्च तो कुछ और कर रहे थे, ढूंढ तो कुछ और रहे थे, मिल कुछ और गया आपको काम का, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं बच्चों, दैट इज सेरेंडिपिटी। क्या वर्ड यूज करते हैं, सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी बच्चों, तो ये जो सेरेंडिपिटी वर्ड है इसका मतलब होता है चांस डिस्कवरी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी बच्चों। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है इनकी भी एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी। वास्तव में जिस बंदे ने एंटीबायोटिक्स ढूंढी थी बच्चों, डिस्कवर करी थी फॉर द फर्स्ट टाइम, वो एंटीबायोटिक्स नहीं बना रहा था, वो तो ऐसे बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, गलती से एंटीबायोटिक्स मिल गई। कैसे, वो स्टोरी एनसीईआरटी ने भी दे रखी है, आपको पता भी होनी चाहिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बच्चों, बायोलॉजिस्ट, काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर, कल्चर प्लेट्स के ऊपर उनकी कॉलोनीज को ग्रो कर रहे थे। अब क्या होता था कि डेली वो उनका काम ही ये था कि बार बार स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया की कॉलोनीज को ग्रो करना, कल्चर प्लेट्स पे उन पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना, फिर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उनको डिस्कार्ड कर देना, डाल देते थे इधर कोने में, फिर नई कल्चर प्लेट्स को यूज करते थे, है ना। पुरानी कल्चर प्लेट्स ऐसे ही वो पटक के रख देते एक कोने में, ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन उन्होंने क्या देखा कि जो पुरानी कल्चर प्लेट्स थी जिन पे उन्होंने पहले स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो करा था, उन कल्चर प्लेट्स पे फंगस ग्रो करने लगी, मोल्ड एक तरह की ग्रो करने लगी, फंगस ग्रो करने लगी। और मजे की बात उन्होंने ये देखी कि जहां पर कल्चर प्लेट के जिस एरिया में फंगस ग्रो कर रही है, उस एरिया के आसपास बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे, वो एरिया वेकेंट हो गया, वहां पर बैक्टीरियल कॉलोनी फ्लरिश या ग्रो नहीं हो रही। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि यार इसका मतलब फंगस कुछ ऐसा केमिकल इस कल्चर मीडियम में रिलीज कर रही है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं होने दे रहा है,
ठीक है। और यहां पर ये जो फंगस ग्रो हुई थी ये थी पेनिसिलियम नोटेटम, और उन्होंने इस पेनिसिलियम नोटेटम फंगस के नाम से इस केमिकल को क्या नाम दे दिया बच्चों, पेनिसिलिन। और इस तरह से पेनिसिलिन के फॉर्म में फर्स्ट एंटीबायोटिक की डिस्कवरी। आया नहीं आया समझ में बच्चों? तो जो पहली एंटीबायोटिक थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इट वाज अ रिजल्ट ऑफ सेरेंडिपिटी, इट वाज अ चांस डिस्कवरी। इसका ओरिजिन फंगस था, फंगस से मिली बच्चों हमें, ठीक है। नाम पेनिसिलिन, पेनिसिलिन कौन से फंगस से मिली, पेनिसिलियम नोटेटम। बैक्टीरियल ओरिजिन की, बैक्टीरिया से भी हमें एंटीबायोटिक्स मिलती है, इनफैक्ट आज की तारीख में ज्यादातर एंटीबायोटिक्स हमें बैक्टीरिया से मिलती है बच्चों। तो बैक्टीरियल ओरिजिन की पहली जो एंटीबायोटिक थी वो डिस्कवर करी थी वॉक्समैन ने, एंड दैट वाज स्ट्रेप्टोमाइसिन बच्चों, जो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से उन्होंने डिस्कवर करी थी। आगे बात समझ में? तो जो फंगस से मिलने वाली पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, पहली एंटीबायोटिक, उसके बारे में तो एनसीईआरटी ने बता रखा है। बैक्टीरियल ओरिजिन की पहली एंटीबायोटिक नहीं बता रखी, वो अभी हम लिख लेंगे बच्चों। कुछ और इंफॉर्मेशन एंटीबायोटिक के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए वो भी अभी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम वर्ड्स आपको पता होने चाहिए एंटीबायोटिक्स के रेस्पेक्ट में। और बच्चों एक और वर्ड जो आपको पता होना चाहिए वो होना चाहिए बैक्टीरिसिडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। सिडल एंड स्टैटिक वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एंटीबायोटिक्स। तो ये दोनों टर्म्स भी मैं आपको बता देता हूं। पहले बात करते हैं एनसीईआरटी ने यहाँ पर क्या बता रखा है आपको। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है एंटीबायोटिक्स वाले टॉपिक में बच्चों, कि एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी, जैसा मैंने बोला बच्चों, एंड हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। क्योंकि आज की तारीख में हम जिंदा हैं तो ये मान लो एंटीबायोटिक्स पे जिंदा हैं। मुझे नहीं लगता आज की तारीख में ऐसा कोई इंसान होगा जिसने जन्म लेने के बाद मरने के बीच में कभी कोई एंटीबायोटिक नहीं ली हो, है ना। बहुत रेयर से, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर एग्जांपल होंगे ऐसे होंगे तो जो अपने आप को इतना फिट रख सकते हो कि उनको कोई इन्फेक्शन हो और इन्फेक्शन सही करने के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत ना पड़ी हो, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स के बिना हम आज की तारीख में लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते, और ये एनसीईआरटी भी लिखती है आगे बच्चों। एंटी वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, अगेंस्ट, इट इज अ ग्रीक वर्ड, एंड बायो मींस लाइफ, टुगेदर दे मीन अगेंस्ट लाइफ। ये किस कॉन्टेक्स्ट में अगेंस्ट लाइफ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हम बोल रहे हैं कि उनकी लाइफ के अगेंस्ट होते हैं बच्चों। वेयर एज विद रेफरेंस टू ह्यूमन, हमारी बात करें बच्चों तो दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट, है ना, हमारे अगेंस्ट नहीं है, हमारे लिए तो ये लाइफ को सपोर्ट करने वाले हैं। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, ये डेफिनेशन आपको दे रखी है बच्चों यहाँ पर, which are produced by some microbes and kill or retard यानी कि slow down the growth of other microbes which are disease causing। तो this is important, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, पूछी जा सकती है बच्चों आपसे, है ना। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी थी ये डेफिनेशन। आगे देखते हैं। फिर आपको बता रखा है पहली एंटीबायोटिक का जो डिस्कवरी थी वो कैसे हुई बच्चों। यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। डू यू नो दैट पेनिसिलिन was the first एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड इट वाज अ चांस डिस्कवरी, मींस सेरेंडिपिटी का एग्जांपल है बच्चों, है ना। ये वर्ड भी यूज किया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड इट वाज अ चांस डिस्कवरी। किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बच्चों। नाम पता होना चाहिए आपको इस बायोलॉजिस्ट का, साइंटिस्ट का। किसके ऊपर काम कर रहे थे? उस बैक्टीरिया का नाम पता होना चाहिए, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर बच्चों वो काम कर रहे थे, तब इसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक। पूरा आपको मैंने समझा दिया। ही वंस ऑब्जर्व्ड अ मोल्ड, अ फंगस ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट, ऐसी प्लेट जिसपे उन्होंने कॉलोनी वॉश नहीं करी, साफ करके नहीं रखी थी वो प्लेट, ऑलरेडी उस पे कॉलोनी बैक्टीरिया की ग्रो कर रखी थी, वो ऐसे के ऐसे ही डाल दी थी अनवॉश्ड वे में। थोड़े समय के बाद उन्होंने क्या देखा बच्चों, कि जहां पर मोल्ड ग्रो हुई अराउंड दैट स्टेफाइलोकोकाई कुड नॉट ग्रो। ही फाउंड आउट दैट इट वाज ड्यू टू अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड, मोल्ड यानी फंगस यहां पर, एंड ही नेम्ड इट पेनिसिलिन आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। तो कौन सी फंगस यानी कि मोल्ड से ये प्रोड्यूस हुई थी बच्चों? पेनिसिलियम नोटेटम। ये नाम भी हमें पता होना चाहिए। फिर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी तो कर ली, लेकिन एंटीबायोटिक के फॉर्म में ह्यूमंस के लिए इसका जो वाइड स्प्रेड यूज था कि भाई ये ह्यूमंस के लिए फायदेमंद है, इसके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर हैं, हम इसको काम में ले सकते हैं ह्यूमंस को इन्फेक्शन से बचाने के लिए। ये जो प्रॉपर्टीज थी पेनिसिलिन की बच्चों, है ना, इसको देने से क्या हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन जैसे होने के चांसेस काफी रहते हैं बच्चों पेनिसिलिन से। ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी पेनिसिलिन की एज एन एंटीबायोटिक, इसका यूज जो था, इसको पॉपुलर किसने बनाया, इसको स्टैब्लिश किसने करा, इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम किसने करा? वो दो साइंटिस्ट ने काम करा था बच्चों, एक तो अर्नेस्ट चेन और एक होवार्ड फ्लोरे। इन दोनों को हम क्रेडिट देते हैं किस चीज का? कि इन दोनों ने पेनिसिलिन के यूज को स्टैब्लिश करा,
पूरी दुनिया को एक्सेप्ट करवाया कि भाई पेनिसिलिन को यूज करना हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये बहुत सारे इन्फेक्शंस को ठीक कर सकती है बच्चों। और इसीलिए बाद में बच्चों 1945 के अंदर इन तीनों को, एक तो फ्लेमिंग को, साथ में बच्चों अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे को क्या दिया गया, नोबेल प्राइज भी दिया गया था इस डिस्कवरी के लिए पेनिसिलिन की। ये जो एंटीबायोटिक थी बच्चों पेनिसिलिन, वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर जब सोल्जर्स घायल होते थे तो उनके जो वुंड्स होते थे, घाव होते थे, उनमें इन्फेक्शंस ना हो या इन्फेक्शन होने के बाद सही हो, उसके लिए धड़ल्ले से एक्सटेंसिवली लार्ज स्केल पर अमेरिकन सोल्जर्स के लिए पेनिसिलिन का यूज किया गया था, जिसकी मदद से अमेरिकन आर्मी को बहुत फायदा हुआ था, क्योंकि तब तक वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में एंटीबायोटिक नाम की कोई चीज थी ही नहीं भाई। एक बार इन्फेक्शन होने के बाद सही करना मुश्किल हो जाता था, आदमी इन्फेक्शन से, छोटे मोटे इन्फेक्शन से मर जाता था क्योंकि वो फैल जाता था बॉडी में। लेकिन यहां पर पहली बार पेनिसिलिन एक मिरेकुलस ड्रग की तरह आई बच्चे, एक मिरेकुलस चमत्कारिक मेडिसिन की तरह आई, जिसने वर्ल्ड वॉर सेकंड में अमेरिकन आर्मी की बहुत 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 ज्यादा मदद करी बच्चों। तो ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। इट वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वुंडेड इन वर्ल्ड वॉर सेकंड। अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे ने क्या करा था बच्चों, इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दीज टू साइंटिस्ट। बाद में फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को नोबेल प्राइज दिया गया, ईयर पता होना चाहिए 1945 के अंदर बच्चों, ठीक है। तो एंटीबायोटिक वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसा मैंने भी आपको कहा था बच्चों कि यहां पर भी एनसीईआरटी ने लिखा है कि भाई ये तो पहली एंटीबायोटिक थी, इसके बाद कई एंटीबायोटिक्स हमने डिस्कवर करी फ्रॉम डिफरेंट माइक्रोब्स। बैक्टीरियल ओरिजिन की फर्स्ट एंटीबायोटिक हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन की यदि मैं बात करूं, बैक्टीरिया से मिलने वाली, मतलब इट वाज स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन से बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस। किसने करी, डिस्कवर्ड बाय वॉक्समैन साइंटिस्ट बच्चों, वॉक्समैन, है ना। ये हमें पता होना चाहिए। फिर कुछ और टर्म्स जो एंटीबायोटिक्स के रेस्पेक्ट में अपने को पता होने चाहिए बच्चों, वो क्या है। एंटीबायोटिक्स को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम, है ना। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी एंटीबायोटिक जो एक साथ कई ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। जैसे हम बात करते हैं बच्चों बैक्टीरियोलॉजी की, जब हम बात करते हैं, जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बैक्टीरियोलॉजी, वहां पर बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा, तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वहां पर बताऊंगा आपको शॉर्ट में। तो जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एक तरह से दो अलग अलग ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग प्रॉपर्टी हमने उनका कैटेगराइजेशन कर रखा है बच्चों। अब ऐसी एंटीबायोटिक जो या तो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव पे काम कर रही है या सिर्फ ग्राम नेगेटिव पे कर रही है बच्चों, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, नैरो स्पेक्ट्रम। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव पे भी इफेक्टिव है, ग्राम नेगेटिव पे भी इफेक्टिव है, मतलब एक ब्रॉड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के ऊपर इफेक्टिव होती है, उसको हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, कैसे याद रख सकते हो इसको शॉर्ट में, कि लार्ज वैरायटी के ऊपर, लार्ज वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स के ऊपर इफेक्टिव है ना, इफेक्टिव अगेंस्ट लार्ज वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स। इसका एक एग्जांपल आप लिख सकते हो बच्चों, लीवोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। फिर नैरो स्पेक्ट्रम की यदि मैं बात करूं, सेफ्ट्राइक्सोन भी आती है इसके अंदर बच्चों, ये भी लिख रहे, कॉमन है, पूछा जा सकता है। यदि मैं नैरो स्पेक्ट्रम की बात करूं बच्चों, तो ये पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट, इफेक्टिव अगेंस्ट पर्टिकुलर ग्रुप। और बच्चों ये जो पेनिसिलिन है, ये मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है, इसीलिए ये नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर आएगी।
आगे बात समझ में? तो एंटीबायोटिक्स को इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक और जो दो वर्ड्स आपको पता होने चाहिए बच्चों, वो क्या पता होने चाहिए? बैक्टीरिसिडल। कुछ एंटीबायोटिक्स तो क्या होती है, बैक्टीरिया को सीधे किल करती है बच्चों, ठीक है। तो बैक्टीरिसिडल एंटीबायोटिक्स कौन सी होती है? ऐसी एंटीबायोटिक्स विच किल बैक्टीरिया, दे किल बैक्टीरिया, है ना। और एक वर्ड होता है बच्चों बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स। ये रिटार्ड, स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, डिक्रीज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, किल नहीं करती, उनकी ग्रोथ को स्लो डाउन कर देती है ना। ये दो तरह की एंटीबायोटिक्स देखने को मिलती है बच्चों। आगे बात समझ में? तो आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वर आल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स? हमने एक लिख लिया है बच्चों, दो तीन और नाम लिख लिए। फाउंड आउट द सोर्सेज। एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीजेस सच एज प्लेग, whooping, अब ये नाम पता होने चाहिए। देखो whooping कफ का आपको कॉमन नेम दे रखा है काली खांसी, डिप्थीरिया का कॉमन नाम दे रखा है गलघोटू, लेप्रेसी का कॉमन नाम दे रखा है कुष्ठ रोग। तो बच्चों ये यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपसे, है ना। मैच द कॉलम बनाकर आपको क्वेश्चन दे सकते हैं यहां से। which used to kill millions all over the globe. Today we cannot imagine a world without antibiotics. ठीक, आई थिंक यहां तक सब चीजें क्लियर, किसी तरह का कोई संशय, संदेह, कंफ्यूजन, डाउट दिमाग में नहीं होना चाहिए। आगे बात करेंगे बच्चों, इंडस्ट्रियल लेवल पे हम और बात करें तो और भी कई मिसलेनियस डिफरेंट केमिकल्स हम कह सकते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं, फंक्शनिंग शो करते हैं हमारे बेनिफिट के लिए। इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे केमिकल्स हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं बच्चों। देखते हैं कौन कौन से। तो यहां पर अब ये जो पैराग्राफ्स हैं इनमें कुछ मिसलेनियस आपको केमिकल्स के नाम दे रखे हैं जो माइक्रोब से मिलते हैं और हमारे लिए काम के बच्चों। सबसे पहले कुछ एंजाइम्स जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम में आते हैं, फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री में, उनको देखते हैं बच्चों अपन। तो माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स का प्रोडक्शन, अल्कोहल्स का प्रोडक्शन, एंजाइम्स का प्रोडक्शन। शुरुआत में कुछ एसिड्स दे रखे हैं, फिर आपको कुछ एंजाइम्स दे रखे हैं, फिर आपको कुछ केमिकल्स, मेडिसिन दे रखी है जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है बच्चों। एग्जांपल्स ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स, सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से माइक्रोब से कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स हमें मिलते हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम में आते हैं। फॉर एग्जांपल एस्परजिलस नाइगर से बच्चों, जो कि एक फंगस है, सिट्रिक एसिड हमें मिलता है, पता होना चाहिए। एसिडोबैक्टर एसिटाइप बैक्टीरियम है बच्चों, इससे एसिटिक एसिड मिलेगा, नाम से बहुत आसानी से याद रख सकते हो इसको। तो फिर क्लॉस्ट्रिडियम बुटाइलिकम, ये बैक्टीरियम, अगेन इसके नाम से बहुत इजीली याद रख सकते हो, बुटाइरिक एसिड बच्चों। लैक्टोबैसिलस, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लैक्टिक एसिड। तो तीन तो बैक्टीरिया हैं जिनके नाम से आप एसिड का नाम याद रख सकते हो, जो आपको थोड़ा ध्यान रख के अलग से नाम याद रखना है, दैट इज एस्परजिलस नाइगर। तो चार आपको अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड्स दे रखे हैं। एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड, एसिडोबैक्टर एसिटाइस है बच्चों, एसिटिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम बुटाइलिकम से आपको ब्यूटायरिक एसिड मिल रहा है, एंड फोर्थ लैक्टोबैसिलस से बच्चों आपको लैक्टिक एसिड मिल रहा है। ठीक है, फिर इनका अलग अलग जगह अलग अलग काम होता है। आगे बात करते हैं। यीस्ट और सैकेरोमाइसिस इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, ये ऑलरेडी अपन ने बात कर ली है, वापस से हाईलाइट या मार्क करने की जरूरत नहीं है। आगे माइक्रोब्स बच्चों कई एंजाइम्स के प्रोडक्शन में भी काम में आते हैं। तो माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। एग्जांपल, सबसे पहला लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। तो बच्चों आजकल जो डिटर्जेंट्स आते हैं, डिटर्जेंट पाउडर आता है, सर्फ वगैरह, इनके अंदर आपको एक एंजाइम मिलेगा लाइपेज। और क्यों मिलेगा, क्या फायदा बच्चों इस लाइपेज का, कि लाइपेज एंजाइम किसको ब्रेक डाउन करता है, लिपिड्स, फैट्स, ऑयल्स। और हमारे कपड़ों पे जो सबसे जिद्दी दाग होते हैं वो किसके होते हैं, तेल घी के ही होते हैं बच्चों, ये तो इजीली नहीं निकल पाते हैं। तो आजकल डिटर्जेंट्स में लाइपेजेस एंजाइम को डाला जाता है जिसकी मदद से इजीली ये दाग निकल जाए, क्योंकि उससे क्या होगा कि ये जो ऑयल्स हैं, जो लिपिड्स हैं बच्चों, ये एंजाइम जब इन पे काम करेगा तो इनको ब्रेक डाउन करेगा और मिसल्स के फॉर्म में पानी के साथ कपड़े से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लाइपेजेस का यूज हो गया जो हमें माइक्रोब से हम डिराइव करते हैं, माइक्रोब से एक्सट्रैक्ट करते हैं बच्चों। तो एक एंजाइम तो ये हो गया, इसको मार्क कर लेते हैं, पहला एंजाइम। एंजाइम्स के अंदर ये लाइपेजेस की हमने बात करी बच्चों।
फिर एंजाइम्स का दूसरा यूज, तो पहले तो इसको कर लो, लाइपेजेस डिटर्जेंट में काम में आ रहे हैं बच्चों। फिर फ्रूट, बॉटल्ड फ्रूट जूसेस। एक चीज आपने और रियलाइज करी होगी, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जब भी हम जो मान लो बाहर शॉपिंग पे गए, खाने पीने का सामान लेने गए, है ना, सुपरमार्केट में गए या इस तरह से ग्रोसरी की शॉप पे, तो जब भी आप बच्चों ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए जाते हो, ग्रोसरी खरीदने जाते हो बच्चों घर के लिए, तो वहां पर एक आदत आपने देखी होगी, जब भी हम फ्रूट जूसेस या फ्रूट ड्रिंक्स खरीदते हैं, तो मान लो मैं आपको 2 बॉटल्स दे रहा हूं, एक में आपको अंदर बहुत हैजीनेस दिख रही है ना, और एक बिल्कुल क्लियर बॉटल दिख रही है। आप साइकोलॉजिकली किस बॉटल को लेना प्रेफर करते हो यूजुअली? जो बिल्कुल क्लियर है। क्यों? जिसके अंदर हैजीनेस, पल्प ज्यादा दिखता है, हमें लगता है यार कहीं खराब तो नहीं है इसके अंदर, ये हैजीनेस फंगस की वजह से तो नहीं आ रही ना, हम क्लियर बॉटल्ड जूसेस को लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन, ये साइकोलॉजी अब कंपनीज ने भी रीड कर ली है बच्चों, है ना, जितने भी कंज्यूमर्स है उनकी, तो बायर्स की, तो उन्होंने क्या करा, अब क्योंकि जब भी आप फ्रूट से जूस बनाओगे बच्चों, तो उसमें पल्प भी होता है जिसकी वजह से हेजीनेस आती है, यदि नेचुरली आप उसको वैसा का वैसा रखते हो तो। लेकिन उन्होंने देखा यार इसकी वजह से हमारी बॉटल्स कम बिक रही है, और क्लियर यदि जूस हो तो ज्यादा बिकने के चांसेस हैं, तो उन्होंने ऐसे एंजाइम्स काम में लेना चालू कर दिया जिनकी मदद से पल्प में जो हम कहेंगे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और जो फ्रूट जूस है बिल्कुल क्लियर हो जाता है। पैक्टिन होता है बच्चों एक तो फ्रूट जूसेस के अंदर, पल्प के अंदर, तो पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस, प्रोटीन्स होते हैं उसके लिए प्रोटीजेस, तो पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस एंजाइम्स यूज में लिए जाते हैं टू क्लियर द जूस ऑफ बॉटल्ड फ्रूट जूसेस, ताकि उनकी बिक्री ज्यादा हो बच्चों। आगे बात समझ में क्लियर है? तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट बॉटल्ड फ्रूट जूसेस बॉट फ्रॉम द मार्केट आर क्लियरर एज कंपेयर टू दोज मेड एट होम। जब घर पे आप फ्रूट जूस बनाते हो तो वो इतना क्लियर थोड़ी होता है जितना मार्केट का होता है, क्योंकि इसमें पल्प वगैरह सब होता है। दिस इज बिकॉज द बॉटल्ड जूसेस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। आगे बात समझ में? तो पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस का यूज कहां पर कर रहे हैं हम? बॉटल्ड फ्रूट जूसेस के अंदर, टू मेक देम क्लियरर। ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड यूज ऑफ एंजाइम्स यहां पर है बच्चों, है ना, तो ये सेकंड यूज ऑफ एंजाइम्स यहां पर मार्क कर लो। एंजाइम्स के अंदर बॉटल्ड फ्रूट जूसेस क्लियरर होते हैं बिकॉज ऑफ पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। तीसरा एग्जांपल, स्ट्रेप्टोकाइनेस, अगेन एक एंजाइम बच्चों, अब इसका यूज लेकिन हमारी बॉडी के अंदर है। स्ट्रेप्टोकाइनेस बच्चों किससे प्रोड्यूस होता है? बाय अ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, और इसको लार्ज स्केल पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक होने के कई कारण होते हैं, उनमें से एक जो सबसे कॉमन कारण होता है वो क्या होता है कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज या उनकी ब्रांचेस है जो हमारे हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, उनकी ल्यूमन में यदि कोई ब्लड क्लॉट जम जाए, खून का थक्का जम जाए बच्चों, तो हमारी हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन एमआई आता है। अब एक प्रोटोकॉल बन गया है ट्रीटमेंट में, जब भी हॉस्पिटल में कोई भी एमआई का पेशेंट आता है, आते ही सबसे पहले हम उसको किसका इंजेक्शन देते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेस का। क्यों? ये स्ट्रेप्टोकाइनेस का फंक्शन हमने क्या देखा? इट इज इफेक्टिव इन डिसॉल्विंग द ब्लड क्लॉट। ये ब्लड क्लॉट को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। यदि ब्लॉकेज हटा देंगे, जितना जल्दी आप ब्लॉकेज हटाओगे, तो वो जो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के कारण मसल में डैमेज हुआ है उसके रिवर्स होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, रिकवरी ऑफ द पेशेंट जल्दी और अच्छी होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। मतलब ये कहा जाता है कि आप एमआई के पेशेंट में जितनी जल्दी स्ट्रेप्टोकाइनेस दे दोगे, उसके सर्वाइवल के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं बच्चों, और परमानेंट डैमेज के चांसेस उतने ज्यादा कम हो जाते हैं। ये बोला जाता है 12 घंटे के अंदर अंदर एटलीस्ट स्ट्रेप्टोकाइनेस दे देना चाहिए इन अ पेशेंट ऑफ एमआई और हार्ट अटैक। ठीक, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस का फंक्शन समझ में आया? एक बार इसको अपन मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक में अपन यूज करते हैं एज अ क्लॉट बस्टर। ये टर्म अपने को पता होना चाहिए, क्लॉट को बस्ट करने वाला, ब्रेक करने वाला। तो इसको अपन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर लेते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस तीसरा एंजाइम बच्चों जो यहाँ पर काम का है, किससे मिल रहा है? बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस से। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम इसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट एक्ट्स एज अ क्लॉट बस्टर, किनके अंदर? एमआई के पेशेंट्स के अंदर, व्हिच लीड्स टू हार्ट अटैक, यानी कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स के अंदर हम इसको काम में लेते हैं बच्चों। आगे बात करते हैं। अब ये तो हो गई एंजाइम्स की बात। अब मैंने क्या बोला था आपको? कुछ और मिसलेनियस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर, बायोमोलिक्यूल्स आपको बता रखे हैं। बायोमोलिक्यूल्स को बोल रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम डिराइव कर रहे हैं, जिनको हम हमारे फायदे के लिए काम में लेते हैं। इनमें से एक है बच्चों साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में भी अगेन मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर बात कर चुका हूं, जब मैंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करी थी। जब बच्चों, जब मैंने वहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करी थी, तो मैंने आपको एक चीज बोली थी, जिन लोगों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, मान लो किसी के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट की गई,
तो उसको पूरी जिंदगी इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाली मेडिसिन लेनी पड़ती है। उनमें एक नाम मैंने लिया था साइक्लोस्पोरिन ए। कारण उनका इम्यून सिस्टम, वो जो बाहर से किडनी ट्रांसप्लांट की गई किसी और बंदे की, उसको आइडेंटिफाई करता है एज अ फॉरेन ऑर्गन और उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम एक्ट करता है, उसको डैमेज करने की कोशिश करता है। इम्यून सिस्टम उसको डैमेज ना करे इसलिए इम्यूनिटी को दबा के रखना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, जिनमें एक बहुत कॉमनली यूज ड्रग है साइक्लोस्पोरिन ए। ये साइक्लोस्पोरिन ए भी लिविंग माइक्रोब से मिलती है, एक माइक्रोब से मिलती है, एक फंगस से मिलती है, दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये पूछे जाते हैं बच्चों क्वेश्चन, मैच द कॉलम बहुत कॉमनली आते हैं यहां से। एक तरफ आपको प्रोडक्ट्स दे देंगे, एक तरफ माइक्रोब्स जंबल अप करके दे देंगे, आपको कहेंगे सही मैचिंग बताओ इनकी, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन आ जाए साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिलता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से मिलता है, काम आपसे पूछा जा सकता है इट इज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। ये आपको याद होना चाहिए यहां पर, है ना। इसको मार्क कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको स्टार भी मार्क करो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बाकी चीजों से। तो साइक्लोस्पोरिन है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, किससे मिल रहा है, फ्रॉम फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। बच्चों लास्ट जो यहां पर मॉलिक्यूल हमें याद रखना है हमारे काम का, वो है बच्चों स्टेटिन्स। अब स्टेटिन्स कौन से मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, स्टेटिन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को कम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल जितना ज्यादा होगा बच्चों, कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड डेरिवेटिव है, एक फैट डेरिवेटिव है, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जरूरत से ज्यादा होगा तो ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, पर्टिकुलरली जो हार्ट मसल्स को सप्लाई करती कोरोनरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, उनमें डिपॉजिट होता है, उनकी ल्यूमन को ब्लॉक करता है, अगेन जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। तो जो ऑलरेडी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, है ना, हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं, जिनमें हार्ट अटैक आने के चांसेस ऑलरेडी ज्यादा हैं, उनमें आजकल हम पहले से ही एज अ प्रिवेंटिव, एज अ प्रोफाइलेक्टिक मेजर क्या दे देते हैं, स्टेटिन्स देना चालू कर देते हैं, है ना। ये स्टेटिन्स उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके रखते हैं ताकि ब्लॉकेज के चांसेस कम से कम हो, हार्ट अटैक के चांसेस कम से कम। ये जो स्टेटिन्स है बच्चों, ये एक यीस्ट से मिलते हैं और इस यीस्ट का नाम है बच्चों मोनेस्कस परप्यूरियस। क्या नाम है इस यीस्ट का, मोनेस्कस परप्यूरियस। याद रखना बच्चों, काम क्या है स्टेटिन्स का बच्चों, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स का काम करते हैं। कैसे करते हैं ये भी एनसीईआरटी ने दे रखा है। बायोमोलिक्यूल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन, वहां पर कॉम्पिटिटिव इनिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन अपन पढ़ते हैं बच्चों। तो ये जो स्टेटिन है ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाला जो एंजाइम है उस एंजाइम के कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का काम करता है, मतलब ये उसके साथ जाकर बाइंड हो जाता है और आगे उसको कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाने देता बच्चों, ठीक है। अभी सिर्फ इतना याद रख लो, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एग्जांपल है ये। तो इट एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिवली इनिबिटिंग द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। यहां पर जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, यदि बाय चांस आपसे उस एंजाइम का नाम कोई पूछ ले तो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम होता है बच्चों, जिसका कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ये स्टेटिन्स होते हैं और ये एंजाइम रिस्पांसिबल होता है कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए। यदि इसको इनिबिट कर दोगे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, जो काम स्टेटिन्स करते हैं। स्टेटिन्स किससे मिल रहे हैं, मोनेस्कस परप्यूरियस यीस्ट से मिलते हैं बच्चों। तो यीस्ट मोनेस्कस परप्यूरियस से मिल रहा है, क्या काम कर रहा है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, कॉम्पिटिटिवली इनिबिट करता है कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाले एंजाइम को, जिसका नाम होता है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे बच्चों, सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का रोल। अब पहले तो ये पता होना चाहिए सीवेज क्या होता है, इसके बारे में भी कई बच्चों को बहुत सारी गलतफहमी होती है। नाले का पानी सीवेज होता है, हर नाले का पानी सीवेज नहीं कहलाएगा। हमारे घर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट निकलता है, किचन का भी वेस्ट निकलता है। किचन के वेस्ट को आप नाले में डाल रहे हो या किचन का वेस्ट बाहर डिस्पोज ऑफ कर रहे हो किसी पानी में, वाटर बॉडी में, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज सीवेज। सीवेज वो गंदा पानी होता है जिसमें एनिमल एक्सक्रीटा और ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है ना। हमारे फीसेस होते हैं बच्चों, बिल्कुल साफ शब्दों में यदि बोलूं तो स्टूल्स, फीसेस जिस पानी में जाते हैं बच्चों, वो पानी कहलाता है सीवेज। आगे बात समझ में। अब जिनमें ह्यूमन एक्सक्रीटा जा रहा है जिस पानी में, ऑब्वियसली उस पानी के अंदर, सीवेज के अंदर, आप इमेजिन कर सकते हैं कितने ज्यादा पैथोजेंस होंगे, हार्मफुल माइक्रोब्स, बैक्टीरिया एंड डिफरेंट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होंगे बच्चों। अब यदि ये पानी, अब पूरी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, है ना, रोजाना इतना सारा सीवेज प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब कहां जा रहा है, आपके घरों में थोड़ी स्टोर हो रहा है, बाहर ही तो जाता है वाटर बॉडीज में। अब यदि इसको डायरेक्टली हम नदी नालों में छोड़ दें, नदियों के अंदर, समुद्र के अंदर यदि इसको रिलीज कर दे बच्चों, तो फिर क्या होगा, ये सारा का सारा पानी कितना ज्यादा पोल्यूट हो जाएगा, आप सोचो। और यही पानी अल्टीमेटली जो वाटर प्लांट्स है बच्चों, वहां से होता हुआ, फिल्टर होता हुआ, साफ होता हुआ हमारे घरों में आता है, लेकिन बहुत ज्यादा पोल्यूट हो जाएगा तो इसको क्लीन करना भी इतना आसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं फिर हमें गंदा पानी पीना पड़ेगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। और ऐसा कई जगह देखने को भी मिलता है बच्चों।
क्योंकि कई गांवों में आज भी प्रॉपर जो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी सप्लाई वो नहीं है। वो नदी नालों का ही पानी काम में लेते हैं जिसमें ये कंटेमिनेशन होता है फीसेस का, और वो आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं बच्चों। इसीलिए ये जो सीवेज है बच्चों, ह्यूमन एक्सक्रीटा कंटेनिंग पोल्यूटेड वाटर, इसको वाटर बॉडी अल्टीमेटली देखो इतना लार्ज वॉल्यूम में ये पानी होता है पोल्यूटेड कि इसको हमें छोड़ना तो वाटर बॉडीज में ही पड़ेगा, नदियों में समुद्र में ही छोड़ना पड़ेगा अल्टीमेटली। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है कि उनमें रिलीज, वाटर बॉडीज में, नदियों में रिलीज करने के पहले हम इसमें जो पोल्यूटेड या पोल्यूटिंग एजेंट्स हैं, पोल्यूटिंग मटेरियल है बच्चों, उसको जितना कम हो सके उतना कम कर दें। मतलब इसको ट्रीट करना, इसको ट्रीटमेंट का मतलब ही क्या है, सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट का मतलब है, सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब है कि इसमें जो पोल्यूटिंग मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है जिससे पोल्यूशन हो रहा है बच्चों, डिजीज कॉजिंग एजेंट जो है उनको कम कर देना, ऑर्गेनिक कंटेंट को कम से कम कर देना, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है और जो पैथोजन है उनको कम से कम कर देना ट्रीटमेंट कहलाता है। फिर हम इसको वाटर बॉडीज में रिलीज कर सकते हैं। तो ऐसी जगह, ऐसे प्लांट्स जहां पर इस सीवेज को ट्रीट किया जाता है उनको हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और प्लांट्स। और उस में से एक किसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि भाई किस तरह से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर सीवेज को ट्रीट किया जाता है। कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स में कंसेप्चुअली समझते हुए याद करोगे तो बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली यहां से पूछा जाता है। ठीक है, तो माइक्रोब्स का रोल देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट में। We know that large quantities of wastewater are generated every day in cities and towns. A major component of this wastewater is human excreta. This municipal wastewater containing human excreta is also called as sewage. तो एक तो सीवेज की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो सीवेज में क्या होता है बच्चों, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। फिर इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स, इसके अंदर आपको ऑर्गेनिक मैटर भी मिलेगा, लार्ज अमाउंट माइक्रोब्स भी मिलेंगे। मेनी ऑफ दीज माइक्रोब्स आर पैथोजेनिक, डिजीज कॉजिंग भी होते हैं बच्चों ये माइक्रोब्स। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वाटर वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली? कहां जाता है ये? अल्टीमेटली जाता तो बच्चों नेचुरल वाटर बॉडीज में लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, लेकिन डायरेक्टली नहीं अब हम भेजते, है ना। हर सिटी के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हम सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाते हैं जहां पर पहले इसको ट्रीट किया जाता है, इसमें जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, जो पोल्यूटिंग कंटेंट है उसको हटाया जाता है, माइक्रोब्स जो है डिजीज कॉजिंग उनको कम किया जाता है, फिर अल्टीमेटली इसको नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर रिलीज किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो बिफोर डिस्पोजल hence sewage is treated in sewage treatment plants, ठीक है, to make it less polluting, फिर इसको dispose of किया जाता है। treatment of wastewater is done by the heterotrophic microbes naturally present in the sewage. This treatment is carried out in two stage. अब यहां पर एक खास बात क्या है बच्चों, इसको मार्क कर लो कि ये जो ट्रीटमेंट है सीवेज का, इसमें देखा जाए तो हमारा कुछ बहुत बड़ा रोल, कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारा योगदान ना के बराबर है। कारण इस सीवेज का ट्रीटमेंट सीवेज में ही प्रेजेंट माइक्रोब्स करते हैं, बस हम उनको सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं उस सीवेज में प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए, खत्म करने के लिए, और उस सीवेज में प्रेजेंट जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनको दूसरे नॉन हार्मफुल माइक्रोब्स खत्म करते हैं, बस उसके लिए एक सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज तक पूरी दुनिया में यही तरीका अपनाया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट का, इससे बेटर मेन मेड कोई तरीका आज तक इजाद नहीं हुआ कि हम और किसी तरीके से केमिकल ट्रीटमेंट से सीवेज को इफेक्टिवली ट्रीट कर सकें। इससे सस्ता और इससे बेहतर सीवेज ट्रीटमेंट का तरीका कुछ नहीं है, जिसमें खुद सीवेज का ही कंटेंट, सीवेज के ही गुड माइक्रोब्स हम कह सकते हैं, उसके हार्मफुल माइक्रोब्स और ऑर्गेनिक कंटेंट को खत्म करने का काम करते हैं। कैसे देखेंगे बच्चों अभी अपन, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट का कंसेप्ट समझते हैं। दो स्टेप में बच्चों इसको हम करते हैं, पहला कहलाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा कहलाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो दो स्टेप हो गए। प्राइमरी ट्रीटमेंट को मैं ए मार्क कर रहा हूं। प्राइमरी ट्रीटमेंट को आप कह सकते हो बच्चों फिजिकल ट्रीटमेंट भी, और सेकेंडरी को आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कह सकते हो। फिजिकल ट्रीटमेंट या मैकेनिकल ट्रीटमेंट, पहले वाले को हम प्राइमरी ट्रीटमेंट को इसलिए कहते हैं बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। ये जो सीवेज वाटर है इसमें जो फिजिकल जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं बच्चों, उनका रिमूवल करते हैं, फिजिकल रिमूवल करते हैं। बड़े भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, फ्रॉम द सीवेज। कैसे? दो प्रोसेस के थ्रू, एक फिल्ट्रेशन और दूसरा सेडिमेंटेशन। जो हल्के और छोटे पार्टिकल्स हैं वो तो इस सीवेज के पानी में ऊपर फ्लोट करेंगे, उनको तो हम फिल्ट्रेशन से हटा देंगे। जो भारी पार्टिकल्स होंगे, बड़े बड़े स्टोन्स हो सकते हैं, पेबल्स हो सकते हैं, वो नीचे बैठ जाएंगे, उनको सेडिमेंटेशन से रिमूव कर देंगे। सेटल हो गए, ठीक है। तो पहले फिल्ट्रेशन से हटा दिया, फिर हमने सेटल होने के लिए रख दिया, सेडिमेंट हो जाएंगे बड़े पार्टिकल्स। अब ऊपर जो पानी बचेगा
उसमें बाकी का ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि पोल्यूट कर रहा है उस पानी को, और साथ ही साथ उसमें डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स भी जिनको हमें खत्म करना है। तो पहला जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में इस प्राइमरी ट्रीटमेंट है, इसमें जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो नहीं रिमूव हुआ है अभी, सिर्फ बड़े बड़े पार्टिकल्स, स्टोन, पेबल्स, डेब्रिस ये रिमूव हुए, हल्के पार्टिकल्स फिल्ट्रेशन से, भारी पार्टिकल्स सेडिमेंटेशन से, और जो ऊपर पानी बच जाता है जिसमें अभी भी ऑर्गेनिक कंटेंट है प्लस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से, इसको हम कहते हैं एफ्लुएंट। जो ये लिक्विड है, फ्लूइड पार्ट है, दैट इज एफ्लुएंट। अब इस एफ्लुएंट को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आगे दूसरे टैंक्स में ट्रांसफर करते हैं जिनको हम कहते हैं एरेशन टैंक्स। क्या कहते हैं बच्चों? एरेशन टैंक्स। अभी समझ में आ जाएगा, पहले एक बार देखते जाओ। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। इनिशियली पहले जो फ्लोटिंग हल्के पार्टिकल्स होते हैं, फ्लोटिंग डेब्रिस, इनको तो हम फिल्ट्रेशन से हटाते हैं। फिर जो ग्रेट, सॉइल, स्मॉल पेबल्स जो भारी होते हैं रिलेटिवली और नीचे बैठ जाते हैं, उनको सेडिमेंटेशन से रिमूव करते हैं बच्चों। नीचे जो सॉलिड सेटल हो रहे हैं एज अ सेडिमेंट, इसको बच्चों हम कहते हैं प्राइमरी स्लज। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्लज। ये पूछा जाता है, पता होना चाहिए। एंड द सुपरनेटेंट, ऊपर जो फ्लूइड पार्ट होता है जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट है और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है, दैट इज नोन एज एफ्लुएंट। क्या कहते हैं उसको? हम एफ्लुएंट कहते हैं बच्चों। ये जो एफ्लुएंट वाला पार्ट होता है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक जिसमें सेडिमेंट प्राइमरी स्लज जम गया था, यहां से इस एफ्लुएंट को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आगे ट्रांसफर कर देते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बच्चों हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, इसको हम बी मार्क कर लेंगे। क्यों कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट? क्योंकि यहां पर अब लिविंग माइक्रोब्स का यूज, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज हो रहा है ट्रीटमेंट के लिए। कैसे? देखते हैं। द प्राइमरी एफ्लुएंट जो हमें प्राइमरी सेटलिंग टैंक से मिला है बच्चों, जो फ्लूइड पार्ट, उसको अब हम किस में डालेंगे? लार्ज एरेशन टैंक्स में। अभी एक फ्लो चार्ट बना दूंगा ताकि सारी चीजें अच्छे से रिवाइज हो जाएगी, याद भी हो जाएगी। लार्ज एरेशन टैंक में प्राइमरी एफ्लुएंट आया, इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंड पैथोजेंस भी हैं। इसको हमने एक बड़े टैंक में डाला जिसको हम कहते हैं एरेशन टैंक। हम क्या करते हैं, इस एरेशन टैंक को एरेशन टैंक इसलिए बोल रहे हैं, लगातार एयर इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते रहते हैं ताकि ये जो कंटेंट है एफ्लुएंट, लगातार हिलता रहे और इसमें एयर सफिशिएंटली पहुंचती रहे। क्यों एयर पहुंचा रहे हैं? हम क्या चाहते हैं अभी कि इसके अंदर बच्चों जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं, एरोबिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि ये एरोबिक माइक्रोब्स किसको कंज्यूम करते हैं, इनका खाना क्या है, किस पे फीड करते हैं? ये जो वेस्ट मटेरियल है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, द ऑर्गेनिक कंटेंट जो इस पानी को पोल्यूट कर रहा है, इसको ही खाते हैं ये एरोबिक बैक्टीरिया। हाँ, ये एरोबिक बैक्टीरिया हार्मफुल भी हैं, इनमें से ज्यादातर डिजीज कॉजिंग है, लेकिन अभी हमने क्या करा, हमने दिमाग लगाया, यार एक एक करके खत्म करो इनको। पहले ऑर्गेनिक कंटेंट को खत्म करो, इन्हीं से खत्म करवाओ। तो हमने पहले स्टेप में, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जो पहला स्टेप है, उसमें एरेशन टैंक में इनको डाला, एफ्लुएंट को, हवा उसके अंदर डाली, एयर डाली जिसमें ऑक्सीजन है। इसकी मदद से एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक माइक्रोब ग्रो होते हैं अलोंग विथ फंगल फिलामेंट्स। फंगस की ग्रोथ भी होती है। ये जो एरोबिक बैक्टीरिया सराउंडेड बाय फंगल फिलामेंट्स होते हैं, या आपको जो रुई होती है ना, रुई के टुकड़ों की तरह दिखेंगे इस एरेशन टैंक में, इनको हम कहते हैं फ्लॉक्स। और ये जो फ्लॉक्स हैं, इनमें एरोबिक बैक्टीरिया की क्योंकि ग्रोथ हो रही है, ये एरोबिक बैक्टीरिया इस एफ्लुएंट के अंदर जो सीवेज प्रेजेंट है, यानी कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है, उनके ऊपर फीड करके उनका अमाउंट कम करते जाते हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंटेंट कम होता जाएगा बच्चों, ये जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, इनका सर्वाइवल, इनकी ग्रोथ भी कम होती जाएगी। जब तक एरोबिक बैक्टीरिया को सफिशिएंट ऑर्गेनिक कंटेंट मिल रहा है, ये फ्लरिश होते रहेंगे, मल्टीप्लाई होते रहेंगे और अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन कंजम्पशन भी ज्यादा होगा बच्चों। ठीक है, जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंटेंट कम होगा, ऑटोमेटिकली इनका नंबर भी, इनकी ग्रोथ भी कम होती जाएगी और पानी में से ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कंज्यूम करने वाले एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो रही है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इस एफ्लुएंट के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट जो वेस्ट मटेरियल सफिशिएंटली डिक्रीज हो गया है? बाय मेजरिंग बीओडी, जिसको हम इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे बच्चों, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसको इंडिकेट करती है? कि पानी के अंदर, जिसके अंदर, जिस मीडियम के अंदर हम बीओडी मेजर कर रहे हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है। ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा तो एरोबिक बैक्टीरिया की एक्टिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन का जो यूटिलाइजेशन है बच्चों, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो भी ज्यादा होगी बच्चों। बीओडी कम हो गई है, जो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यदि ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन कम हो गया है बच्चों मीडियम के अंदर, इसका मतलब जो एरोबिक बैक्टीरिया, उनकी एक्टिविटी कम हो गई है, इसका मतलब अब ऑर्गेनिक कंटेंट सफिशिएंटली कम हो गया। तो हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को मेजर करके यह पता लगा सकते हैं कि भाई इस एफ्लुएंट के अंदर जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं वो सफिशिएंटली कम हुए नहीं हुए।
यदि बीओडी कम तो ऑर्गेनिक कंटेंट कम, अभी भी बीओडी ज्यादा है, इसका मतलब अभी तक ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट सफिशिएंटली कम नहीं हुए हैं। आया नहीं आया समझ में? क्लियर है बच्चों? बेटा एक हॉस्पिटल से कॉल है, मेरे को जस्ट 5 मिनट दो, है ना, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, मतलब सॉरी मैं लेक्चर वापस से लेता हूँ। हम ब्रेक ले रहे हैं 5 मिनट का, एक इंपॉर्टेंट कॉल है बच्चों हॉस्पिटल से, आई कांट मिस दैट, तो 5 मिनट्स ब्रेक लेंगे, फिर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।
चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बीओडी के बारे में मैंने बता दिया, बीओडी कम, इसका मतलब एफ्लुएंट के अंदर जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है वो काफी कम हो चुके हैं। तो ऑर्गेनिक कंटेंट तो कम कर लिया अपन ने, अब किसकी बारी है, ये जो पैथोजन है इनको हमें हटाना है। कैसे हटाएंगे देखते हैं, पहले यहां तक की बात करते हैं, यहां तक पढ़ लेते हैं बच्चों एक बार। तो द प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक्स वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली, लगातार हिलाया जाता है ताकि एयर प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए, एंड एयर इज पंप्ड इनटू इट। दिस अलाउज विगरस ग्रोथ, तेजी से ग्रोथ होती है यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स की। बच्चों क्या बनाते हैं ये, फ्लॉक्स बनाते हैं, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर्स। While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent. जितनी ज्यादा इनकी एक्टिविटी होगी उतनी ज्यादा बीओडी होगी बच्चों। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द एफ्लुएंट। मतलब जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंटेंट कम, इनकी एक्टिविटी कम, ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा, तो ये भी विग्रेसली डिवाइड करेंगे, उसके ऊपर फीड करेंगे बच्चों। बीओडी कम हो गई है, इसका मतलब व्हाट, बीओडी का मतलब क्या है, बीओडी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। अब ऑर्गेनिक कंटेंट को कंज्यूम करने में ऑक्सीजन कब ज्यादा यूज होगी, जब ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है, बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा है ऑर्गेनिक कंटेंट को यूज करने की, ऑक्सीडाइज करने की। अब ऑर्गेनिक कंटेंट यदि सफिशिएंटली कम हो गया, बहुत कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये जो एरोबिक बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीडाइज कर रहे थे, इसको कंज्यूम कर रहे थे, उनकी एक्टिविटी कम, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन जो कंजम्पशन हो रहा था इस ऑर्गेनिक कंटेंट को ऑक्सीडाइज यानी कि कंज्यूम करने में, वो ऑक्सीजन कंजम्पशन कम यानी कि ऑक्सीजन डिमांड कम, बीओडी कम, इसका मतलब हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंटेंट सफिशिएंटली रिड्यूस हो गया है बच्चों। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बीओडी वाला पार्ट, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो कब तक हम एरेशन टैंक्स में सीवेज को ट्रीट करेंगे, तब तक की बीओडी, जब तक की बीओडी सफिशिएंटली कम ना हो जाए बच्चों। The BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganisms in a sample of water. Thus, indirectly, it is a measure of the organic matter present in the water. The greater the BOD, more is the polluting potential. उतना ज्यादा organic content है, lesser is the BOD, उतना ही कम organic content यानी कि polluting potential है बच्चों। Once the BOD of the sewage or wastewater is reduced significantly, the effluent is then passed into a settling tank where the bacterial flocks are allowed to sediment. This sediment is called activated sludge. A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as the inoculum. अभी बताऊंगा। The remaining major part of the sludge is pumped into large tanks called anaerobic sludge digester. अब देखो समझो, अब अपन फ्लो चार्ट बनाएंगे क्योंकि अब जरूरी हो गया, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। सीवेज ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं अपन, सीवेज ट्रीटमेंट में जो पहला स्टेप होता है बच्चों, दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डेब्रीज को, पेबल्स को, सॉइल को, इनको हटा रहे हैं बाय फिल्ट्रेशन, फिजिकल रिमूवल कर रहे हैं बच्चों मटेरियल का, फिजिकल रिमूवल ऑफ सॉइल, पेबल्स यानी छोटे छोटे स्टोन्स, ठीक है, डेब्रीज हल्के पार्टिकल्स जो ऊपर फ्लोट करते हैं। कैसे करेंगे, दो मेथड से यहां पर, एक फिल्ट्रेशन, पहले फिल्ट्रेशन और फिर सेटलिंग टैंक में, मतलब कुछ समय के लिए उसको सेटल होने के लिए छोड़ देंगे टैंक के अंदर ताकि सेडिमेंट सेटल डाउन हो जाए, दैट इज सेडिमेंटेशन, है ना। ये दो तरीके होते हैं जिससे हम फिजिकल रिमूवल कर रहे हैं इन पार्टिकल्स का, लार्ज एंड स्मॉल बोथ, प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो नीचे सेटल हो गया सेडिमेंट, उस सेडिमेंट को आप क्या बोलते हो, प्राइमरी स्लज, वो हमारे अभी उसको हम आगे कुछ करने की जरूरत है, वो डिस्कार्ड हो जाएगी। अब क्या बचा बच्चों हमारे पास, एफ्लुएंट। तो जो प्राइमरी एफ्लुएंट है उसको हम आगे ट्रांसफर करेंगे क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट है, उसको हमें ट्रीट करना है, और पैथोजेंस भी है उनको भी हमें ट्रीट करना है। प्राइमरी एफ्लुएंट को हम किस में डालते हैं बच्चों, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाएंगे, जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, तीन स्टेप है यहां पर। फर्स्ट स्टेप, एरेशन टैंक। एरेशन टैंक के अंदर हमने क्या देखा, हम एयर डालते हैं, मैकेनिकली हिलाते हैं ताकि एयर अच्छे से मिक्स हो, एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी अलोंग विथ फंगल फिलामेंट्स, दैट इज फ्लॉक्स। ये फ्लॉक्स क्या करेंगे, दीज कंज्यूम ऑर्गेनिक कंटेंट, जो कि पोल्यूशन का काम कर रहा है इसके अंदर, पानी के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट को कंज्यूम करेंगे। फ्लॉक्स क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया
प्लस फंगस, ऐसे याद रखते हो, फंगल फिलामेंट्स, एरोबिक बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट्स। है ना। हमें कैसे पता चलेगा कि ऑर्गेनिक कंटेंट को सफिशिएंटली कंज्यूम कर लिया है? बीओडी जो है वो कम हो जाएगी काफी। जब बीओडी सफिशिएंटली कम हो जाएगी फिर हम क्या करेंगे, ये जो कंटेंट है इसको दूसरे टैंक में डालेंगे, दैट इज नोन एज सेटलिंग टैंक। अब सेटलिंग टैंक में अंदर क्या होगा बच्चों, ये जो फ्लॉक्स थे ये धीरे 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 नीचे जमा हो जाएंगे। जमा होने के बाद इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो नीचे यहां पर फ्लॉक्स जमा हो गए, दिस इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है, याद रखना है इसलिए। तो सेटलिंग टैंक के अंदर क्या होगा बच्चों, फ्लॉक्स सेटल डाउन कॉल्ड एज एक्टिवेटेड स्लज। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसमें वो एरोबिक बैक्टीरिया हैं जो ऑर्गेनिक कंटेंट को खत्म करने का काम करते हैं, वो हमने यहां पर सेटल डाउन कर दिए क्योंकि इनको हमें हटाना था। ठीक है, आगे इनको हम हटाने कैसे खत्म करेंगे वो देखेंगे। लेकिन इनको आगे खत्म करने के पहले हम क्या करते हैं, इनमें से कुछ अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज किसके अंदर डाल देते हैं बच्चों, कुछ अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज हम डाल देते हैं एरेशन टैंक के अंदर। इनोकुलम, इनोकुलम थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कर्ड में, कर्ड बनाते हैं तो छोटा सा अमाउंट कर्ड का मिल्क में डालते हैं, उसको हमने बोलता है इनोकुलम। वैसे ही थोड़ा सा अमाउंट एक्टिवेटेड स्लज का मैं एरेशन टैंक में भी पंप कर दूंगा हर बार। क्यों, एरेशन टैंक के अंदर हम चाहेंगे कि एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ तेजी से हो ताकि ऑर्गेनिक कंटेंट इजीली कंज्यूम हो जाए। और ये जो इनोकुलम है ये हमें स्टार्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करेगा, एरोबिक बैक्टीरिया प्रोवाइड करेगा ताकि वो जल्दी से मल्टीप्लाई हो सके। तो इधर कर दिए। बाकी का जो एक्टिवेटेड स्लज है, रिमेनिंग एक्टिवेटेड स्लज बच्चों, ये रिमेनिंग एक्टिवेटेड स्लज, रिमेनिंग एक्टिवेटेड स्लज किसमें चला जाएगा, लास्ट जो कंटेनर्स हैं उनके अंदर, जिनको हम कहते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स, अगले टैंक्स के अंदर। ये अगेन टैंक्स हैं बच्चों। इन एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स के अंदर क्या होगा, ऐसे एनएरोबिक बैक्टीरिया माइक्रोब्स हैं जो इस स्लज के अंदर, एक्टिवेटेड स्लज के अंदर प्रेजेंट एरोबिक बैक्टीरिया के ऊपर फीड करेंगे। और इस स्लज में वो सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया या डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं जिनको हम खत्म करना चाहते हैं। तो यहां पर अब एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर क्या होगा, एनएरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी विच विल कंज्यूम दिस एक्टिवेटेड स्लज बच्चों। ठीक है, आगे बात समझ में। हियर अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एनएरोबिकली डाइजेस्ट दी बैक्टीरिया एंड दी फंजाई इन दी एक्टिवेटेड स्लज। ये भी खत्म हो गई। पहले ऑर्गेनिक कंटेंट खत्म करा एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस की मदद से, फिर एरोबिक बैक्टीरिया फंगस को नीचे सेटल डाउन करा, एक्टिवेटेड स्लज कहलाई। इसमें से कुछ अमाउंट एरेशन टैंक में डाल देते हैं ताकि वहां पर हमें फ्लॉक्स बनाने में आसानी हो जाए। रिमेनिंग एक्टिवेटेड स्लज को हम एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक में डालते हैं जिसमें एनएरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ कराते हैं ताकि वो इन एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस की जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको खत्म कर दे बच्चों। ठीक है, अब जो रिमेनिंग पानी है वो पोल्यूटेड नहीं है, उसको हम वाटर बॉडीज में रिलीज, वो कम पोल्यूटेड, उसको हम वाटर बॉडीज में रिलीज कर सकते हैं। ये जो लास्ट स्टेप है बच्चों एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर, इसमें जो एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं ये जब एक्ट करते हैं इस एक्टिवेटेड स्लज के ऊपर तो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बायोगैस प्रोडक्शन भी होता है। बायोगैस इज व्हाट, मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका मिक्सचर होती है बच्चों। तो एक और फायदा क्या हो रहा है हमें, यहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से बायोगैस भी मिल रही है जिसको एज अ फ्यूल हम काम में ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर। दिस वाज ऑल अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट। यहां पर आपको ये नाम याद रखने हैं, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। भाई ये सीवेज ट्रीटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी नदियों को साफ रखने के लिए, और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उसने 2 प्लान्स इनिशिएट करे, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, दोनों बड़ी मेजर रिवर्स को साफ करने के लिए। और इस प्लान के तहत बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर बन रहे हैं इन रिवर्स के आसपास ताकि इनके अंदर सीवेज को रिलीज नहीं किया जा सके डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद ही रिलीज किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों इस चैप्टर का दैट इज बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्लांट की हम बात करेंगे बच्चों। गांव के अंदर हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अभी तक भी ऐसे कई गांव में जहां पे नहीं भी है बच्चों, है ना। फ्यूल की अवेलेबिलिटी, एलपीजी गैस की अवेलेबिलिटी, सब की बहुत ज्यादा दिक्कत और किल्लत रहती है। इसको मीट आउट करने के लिए पर्टिकुलरली इंडिया में ही बच्चों बायोगैस का कंसेप्ट डिस्कवर किया गया, इन्वेंट किया गया। बायोगैस एक तरह का फ्यूल है, इसको हम एज अ फ्यूल लाइटिंग पर्पस के लिए, खाना बनाने के लिए, इन चीजों के लिए एज अ फ्यूल काम में ले सकते हैं। बायोगैस इज व्हाट, बायोगैस प्रिंसिपली मेन जो गैस इसके अंदर होती है बच्चों मीथेन होती है।
साथ में हाइड्रोजन हो सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, बट मेजर गैस इज व्हाट, मेजर गैस इज मीथेन। तो ये जो मिक्सचर होता है इन गैसेस का एज अ फ्यूल हम काम में ले सकते हैं। कैसे प्रोड्यूस हो रही है, क्यों इसको हमने बायोगैस नाम दिया है बच्चों, क्योंकि यहां पर जो बायो वेस्ट होता है, बायोलॉजिकल वेस्ट, पेड़ पौधा का जो वेस्ट होता है बच्चों, ठीक है, उसको डिकम्पोज करके हम इस गैस का प्रोडक्शन करते हैं। इसको डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरिया हमें चाहिए होते हैं, ये यूजुअली हमें जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जो रूमिनेंट्स होते हैं, जिनके स्टमक में रूमन नाम का कंपार्टमेंट होता है बच्चों, चैम्बर्ड स्टमक मिलता है काफी हर्बीवोर्स में, कैटल्स के अंदर जैसे, जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, है ना। इनके अंदर, इन चैम्बर्स के अंदर, पर्टिकुलरली रूमन के अंदर बच्चों, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं और मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। इन बैक्टीरियाज को बच्चों हम नाम देते हैं मिथेनोजेंस, एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरियम। तो ये जो मिथेनोजेंस हैं, ये क्योंकि रूमेंस में सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं और साथ में मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि बायोगैस का मेन कंपोनेंट है, तो एक्चुअली रूमिनेंट्स का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, एक्सक्रीटरी मैटर होता है, जैसे काउ डंग, गोबर, उसके अंदर भी आपको ये बैक्टीरिया मिलेंगे। तो इस गोबर की मदद से तो हमें ये बैक्टीरिया मिल जाएंगे, और गांवों में पेड़ पौधों का वेस्ट मटेरियल बहुत इजीली मिल जाता है। दोनों चीजों से सेलुलोज भी हो गया, बैक्टीरिया भी हो गया उसको डिकम्पोज करने वाले। इसको यदि हम एक पर्टिकुलर जगह पर एक प्लांट बनाकर एक जगह पर ये प्रोसेस करवा दें, तो हमें मीथेन गैस मिल जाएगी, प्रिंसिपली अलोंग विद CO2 H2 इनका मिक्सचर, जिसको हम बायोगैस के फॉर्म में काम करते हैं। ये कंसेप्ट है। अब कैसे बायोगैस प्लांट बनाया जाता है बच्चों गांव में, उसको देखते हैं अपन, इसको समझेंगे। मैं यहां पर पहले डायग्राम से समझा देता हूं, फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मेनली ये डायग्राम ही समझना है कि बायोगैस प्लांट का स्ट्रक्चर होता क्या है भाई। तो बायोगैस प्लांट में बच्चों हम क्या करते हैं, पहले एक गड्ढा खोदेंगे कुएं की तरह, 10-15 फीट गहरा कंक्रीट वॉल बना देते हैं उसमें, ठीक है। अब इसमें बच्चों एक एंट्री, एक तरफ से तो एंट्री पोर्ट बनाते हैं, जिसमें से हम क्या डालते हैं, गोबर, पानी में गोबर को मिला के स्लरी बना लेते हैं। स्लरी मतलब खिचड़ी जैसी चीज, सेमी सॉलिड, है ना, खिचड़ी जो होती है ना, बिल्कुल वैसा पेस्ट बना लेते हैं गोबर को मिला के पानी में, और उसको इस एंट्री पॉइंट से इस टैंक के अंदर डालेंगे बच्चों हम, ठीक है, जो हमने 10 से 15 फीट गहरा टैंक खोदा उसके अंदर। फिर इसमें बच्चों आपको एक गैस होल्डर, ऊपर एक हम डाल देते हैं कवर, हम कह सकते हैं कवर हम डाल देते हैं, जिसको हम गैस होल्डर कहेंगे। जब इसके अंदर गैस प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये बिल्कुल नीचे होगा, जब गैस प्रोडक्शन होगा तो धीरे धीरे ऊपर चलता जाएगा। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि कितना गैस प्रोडक्शन अंदर हो रहा है बच्चों। डंग वाटर, डंग स्लरी के साथ साथ इसके अंदर हम क्या डालते हैं बच्चों, प्लांट वेस्ट डाल देंगे, जिसमें सेलुलोज प्रेजेंट है। डंग स्लरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, मिथेनोजेंस, मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। वो सेलुलोज का डाइजेशन करके जो प्लांट वेस्ट है क्या प्रोड्यूस करेंगे, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी गैसेस प्रोड्यूस होगी, CH4, CO2, हाइड्रोजन वगैरह। जैसे जैसे गैस का प्रोडक्शन होगा, ये जो गैस होल्डर है, ये कवर है, ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा। इससे हम एक आउटलेट पाइप अटैच कर देते हैं, उसमें एक वॉल्व लगा देते हैं, और उस पाइप से हम घरों में इस गैस को, बायोगैस को सप्लाई कर सकते हैं बच्चों। यहां पर हम एक आउटलेट भी बनाते हैं बच्चों। ये आउटलेट क्यों बनाते हैं, टाइम टू टाइम ये जो डंग स्लरी अंदर जो मटेरियल है, जो यूज्ड अप हो गया है, अब ना सेलुलोज बचा है मान लो, ना मिथेनोजेंस, डंग स्लरी भी यूज्ड अप हो गई है, तो टाइम टू टाइम इस मटेरियल को यहां से निकालेंगे और फ्रेश मटेरियल हम यहां पर डाल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहां तो इन्होंने क्या है, स्लज के लिए दे रखा है, स्लज का मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए, लेकिन पर्टिकुलरली एक्चुअली क्या होता है कि एक पोर्ट तो वेस्ट मटेरियल के लिए होगा, एक पोर्ट आपका डंग स्लरी के लिए होगा, या एक ही पोर्ट से आप दोनों चीजें भी डाल सकते हो, वेस्ट मटेरियल एंड डंग स्लरी, और एक पोर्ट होता है बच्चों यूज्ड कंटेंट को बाहर निकालने के लिए, यूज्ड स्लरी को बाहर निकालने के लिए। आगे बात समझिए, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बायोगैस। ये कंसेप्ट किसकी इजाद है बच्चों, ये इंडिया की इजाद है। इंडिया में 2 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इस कंसेप्ट को इजाद किया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड KVIC, दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। एक तो ये आपसे पूछा जाता है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए, 3 स्टार को मार्क कर लेना बच्चों, ठीक है। अब एक बार रीड आउट कर लेते हैं, अब कुछ नहीं बचा इसके अंदर, कंसेप्ट समझ में आ गया तो। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस containing predominantly, mainly methane होता है बच्चों, produced by the microbial activity and which may be used as fuel। more than 50% methane होती है बच्चों इसके अंदर, याद रखना। You have learned that microbes produce different types of gaseous end products during growth and metabolism. The type of the gas produced depends upon the microbe and the organic substrate they utilize. In the example cited in relation to fermentation of dough, cheese making and production of beverage, the main gas produce CO2. However, certain bacteria which grow, अब यहाँ पर हमारे काम की चीज है, certain bacteria which grow anaerobically, anaerobic bacteria का example है मिथेनोजेंस, on cellulosic material, cellulose को break down करते हैं, they produce large amount of methane along with CO2 and hydrogen. These bacteria are collectively called methanogens, जिसका एक example है मिथेनोबैक्टीरियम बच्चों, है ना। These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during sewage treatment.
दीज बैक्टीरिया, जो भी हमने देखा था ना सीवेज ट्रीट में लास्ट में एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर, दीज बैक्टीरिया आर आल्सो प्रेजेंट इन द रूमन, जो कि पार्ट ऑफ स्टमक, चैम्बर ऑफ स्टमक होता है, चार में से एक रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एवोमेसम में से एक ऑफ कैटल्स, काउ, बफेलो है ना। अ लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल इज आल्सो प्रेजेंट इन द रूमन, सेलुलोज भी होता है, इसीलिए उनके रूमन में जब सेलुलोज का ब्रेकडाउन होता है बच्चों, तो वहां पर भी मीथेन का प्रोडक्शन होता है। डू यू थिंक ह्यूमन बीइंग्स आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज? नहीं कर सकते, ये तो सबको पता है। Thus the excreta of cattle, ये जो गोबर होता है, डंग ऑफ कैटल होती है, कॉमनली कॉल्ड गोबर, इज रिच इन दीज मिथेनोजेंस, गोबर में भी निकलेंगे वो मिथेनोजेंस, क्योंकि वो गट से तो आ रहा है बाहर। डंग, तो ये जो डंग गोबर है, इट कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस, कॉमनली कॉल्ड एज गोबर गैस। तो बायोगैस को हम गोबर गैस भी कहते हैं, क्योंकि गोबर के यूज से ये बन रही है बच्चों। आगे देखेंगे, द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट्स ऑफ अ कॉन्क्रीट टैंक, एक कॉन्क्रीट टैंक हम पहले खोदते हैं बच्चों 10 से 15 फीट गहरा, इन विच बायो वेस्ट कलेक्ट करेंगे, सेलुलोजिक मटेरियल, प्लांट वेस्ट कलेक्ट करेंगे बच्चों, एंड स्लरी ऑफ डंग उसमें डाल देंगे हम, और फ्लोटिंग कवर उसके ऊपर डालते थे, जैसा भी मैंने आपको समझाया था, विच कीप्स ऑन राइजिंग, जैसे जैसे गैस अंदर प्रोड्यूस होगी वैसे वैसे उसका लेवल, हाइट बढ़ती जाएगी बच्चों। द बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट विच इज कनेक्टेड टू अ पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाई हाउसेज। जो स्पेंट स्लरी है बच्चों, जो काम में आ गई स्लरी, उसको हम रिमूव कर सकते हैं थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। तो यहां से हम जो यूज्ड स्लरी है, जो एक बार वेस्ट मटेरियल काम में आ गया, जिससे बायोगैस प्रोड्यूस हो चुकी है, उसको यहां से निकालकर उसको भी फर्टिलाइजर के तौर पे काम में ले सकते हैं। एक और बेनिफिट है, यहां से हमें एक तरह से खाद भी मिल रही है, फर्टिलाइजर भी मिल रहा है। कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरियाज वेयर कैटल आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। सो यूजुअली देखो, जहां गोबर ज्यादा होगा वहां पर बायोगैस प्लांट भी ज्यादा लगाए जा सकते हैं, गोबर गैस प्लांट भी ज्यादा लगाए जा सकते हैं, जो कि गांव में होता है, इसलिए गांव में आपको गोबर गैस प्लांट ज्यादा मिलेंगे। इसको कुकिंग, लाइटिंग दोनों के लिए काम में लिया जा सकता है बच्चों। पिक्चर आपके यहाँ पर बता रखी है। इंडिया में ये डेवलप हुआ कंसेप्ट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और केवीआईसी ने डेवलप किया। लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हैं बच्चों इस चैप्टर के, एक तो माइक्रोब्स का यूज एज बायो कंट्रोल एजेंट्स और फिर एज बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर सिंपल, यदि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के काम में ले रहे हैं एज फर्टिलाइजर्स, हम उनको बोलेंगे बायो फर्टिलाइजर्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स में बायो इंसेक्टिसाइड्स, बायो पेस्टिसाइड्स आ जाएंगे। मतलब यदि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली माइक्रोब्स की अभी हम बात कर रहे हैं, तो यदि हम माइक्रोब्स की मदद से हमारी क्रॉप्स को, हमारी फसलों को खराब करने वाले इंसेक्ट्स और पेस्ट्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं या उनको कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहे हैं इन माइक्रोब्स को, तो हम उनको बोलेंगे बायो कंट्रोल एजेंट्स, है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब हम एज इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे? बायो इंसेक्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड्स। क्लियर? अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए काम में ले रहे हैं तो बायो हर्बिसाइड्स और बायो वीडिसाइड्स। एज फर्टिलाइजर्स काम में ले रहे हैं तो बायो फर्टिलाइजर्स। अभी तक इन कामों के लिए हम केमिकल्स को यूज करते हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल हर्बिसाइड्स। अब उनसे काम तो अच्छा होता है लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। हमारी सॉइल पोल्यूट हो रही है, हमारा वाटर पोल्यूट हो रहा है, हमारे फल सब्जियां पोल्यूट हो रहे हैं। और ये जो पोल्यूटेड वाटर है, ये जो पोल्यूटेड फल सब्जियां हैं, पोल्यूटेड सॉइल में उगने वाली फल सब्जियां हैं, इनको जब हम कंज्यूम करते हैं, ये केमिकल से इतने ज्यादा खतरनाक है कि इनफैक्ट इनसे कैंसर तक होते हैं बच्चों। तो आजकल एक ट्रेंड धीरे धीरे अब ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है कि सब लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है केमिकल फ्री फार्मिंग, जहां पर हम केमिकल्स का यूज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये रिलेटिवली महंगी होती है, मुश्किल होती है, लेकिन आने वाला फ्यूचर अब इसी का है बच्चों। क्यों? क्योंकि इससे हमें नुकसान नहीं है, सोइल की प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहती है, इकोसिस्टम का बैलेंस भी मेंटेन रहता है। क्योंकि केमिकल एजेंट्स क्या करते हैं, यदि मैं केमिकल इंसेक्टिसाइड्स यूज करूंगा तो वो एक ही बार में एक पर्टिकुलर ग्रुप या हो सकता है एक से ज्यादा जिनको खत्म करना चाहते हैं, उनके अलावा दूसरे जो इंसेक्ट्स या ऑर्गेनिजम्स है उनको भी खत्म कर देंगे। यदि एक पूरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म खत्म होता है तो पूरा जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाती है बच्चों, और वो हम नहीं चाहेंगे। तो सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी कि हम कोई ऐसा मैकेनिज्म अपनाएं इन चीजों के लिए जिससे इकोसिस्टम का बैलेंस डिस्टर्ब नहीं हो। और वो कब पॉसिबल है? कि हम जो अनवांटेड इंसेक्ट्स हैं, जो अनवांटेड पेस्ट हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, उनको पूरी तरह से खत्म नहीं करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस फूड वेब में, इकोसिस्टम में किसी ना किसी का खाना है या किसी ना किसी को खाते हैं। यदि आपने इस फूड वेब में से एक लेवल को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया तो पूरा का पूरा फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएगा, जो हमारे लिए ही अल्टीमेटली नुकसानदायक होगा। तो सही स्ट्रेटेजी क्या है? आप इनके नंबर को सफिशिएंटली कम कर दो, इतना कम कर दो कि हमारा नुकसान नहीं हो। और यही बायो कंट्रोल एजेंट्स करते हैं बच्चों।
आगे बात समझ में। अब बायो कंट्रोल एजेंट्स के फॉर्म में कौन कौन से माइक्रोब्स को हम काम में ले सकते हैं इंसेक्ट्स और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो इस टॉपिक में देखेंगे बच्चों। लास्ट में बायो फर्टिलाइजर्स में देखेंगे कि किन माइक्रोब्स को हम सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए काम में ले सकते हैं। पहले बात करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स की बच्चों। बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेज एंड पेस्ट, है ना। कंट्रोल करने के लिए यदि हम बायोलॉजिकल एजेंट्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को काम में ले रहे हैं तो हम उस तरीके को क्या बोलेंगे, बायो कंट्रोल। In modern society, these problems have been tackled increasingly by the use of chemicals. अभी तक हम केमिकल्स का यूज करते हैं बच्चों, जो कि एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, चाहे वो सॉइल हो, ग्राउंड वाटर हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, क्रॉप्स हो बच्चों। Our soil is also polluted through our use of weedicides, chemical weedicides से भी हमारी सॉइल पोल्यूट हो रही है। तो यूज किसको करना चाहिए, सही स्ट्रेटेजी तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल हमें अपनाना चाहिए, बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज करना चाहिए। अब कैसे कैसे करते हैं देखेंगे बच्चों। In agriculture, there is a method of controlling pests that relies on natural predation rather than introduced chemicals. इसमें भी हम ये देखेंगे कि हमारे जो हमारा नुकसान करने वाले जो इंसेक्ट्स हैं या पेस्ट है, उनको कौन खाता है, उनका नंबर बढ़ा दो आप, है ना, उनको यूज करो अपने खेतों में। A key belief of the organic farmer is that biodiversity furthers health. बायोडाइवर्सिटी होगी तो इकोसिस्टम की और हमारी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। The more variety a landscape has, the more sustainable it is. जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक जगह पर होगी, उतना ही ज्यादा वो इकोसिस्टम सस्टेनेबल होगा, ठीक है, वहां पर सबका सर्वाइवल पॉसिबल होगा। The organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट क्या है, हम पेस्ट को कंप्लीटली नहीं एरिडिकेट करेंगे, उनका नंबर कम करेंगे बच्चों, ठीक है, यहां लिखा हुआ है। बट इंस्टेड आर केप्ट एट मैनेजेबल लेवल्स बाय कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस विद इन अ लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लाइंस थी, बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको समझा दिया। अब मेरे ख्याल से इन लाइंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों। Contrary, opposite to the conventional farming practices which often use chemical methods, अभी तक जो ट्रेडिशनल मेथड चल रहा था उसमें तो हम देखो केमिकल से यूज कर रहे थे, लेकिन अब नहीं करना चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच डेवलप करना, अप्लाई करना बहुत जरूरी हो गया है बच्चों। The organic farmers holds the view that the eradication of the creatures that are often described as pests is not only possible but also undesirable, for without them the beneficial predatory and parasitic insects which depend upon them as food or host would not be able to survive। जो मैंने बताया, यदि आप किसी को इरेडिकेट कर रहे हो तो पूरा फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएगा बच्चों। Thus the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. An important part of the biological farming approach is to become familiar। अब इसके लिए क्या जरूरी है, यदि हमें बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज करना है तो उसके लिए हमें इकोसिस्टम में डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोब्स, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में सारी स्टडी करनी जरूरी है, रिसर्च करनी जरूरी है, नॉलेज होनी जरूरी है बच्चों। ऐसा यहाँ पर एनसीईआरटी बोलती है। अब ये तो सारे प्रवचन हो गया, है ना, समझाना जरूरी था क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड लाइन से पढ़ते हो तो परेशान होते हो, अब नहीं होंगे। यहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस रिलेटिवली कम है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, कंसेप्ट मैंने समझा दिया, केमिकल फ्री, है ना, कंप्लीट एरेडिकेशन ऑफ पेस्ट्स, इंसेक्ट्स नहीं करोगे, मैनेजेबल लेवल तक उनको डिक्रीज करोगे, खत्म बात। अब कौन कौन से बायो कंट्रोल एजेंट्स हम काम में लेते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स जो हमें याद रखने हैं, नंबर डालते जाएंगे हम। पहला बीटल्स, है ना, बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, लेडी बर्ड बीटल्स जो होती है बच्चों, तो लेडी बर्ड जो है ये किसके अगेंस्ट हम काम में लेते हैं, एफिड्स। पतंगे नहीं होते बच्चों, तितली की तरह होते हैं लेकिन कलरलेस होते हैं यूजुअली, ये एफिड्स, वो भी हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके अगेंस्ट अपन इनको काम में लेते हैं, ठीक है। और जो ड्रैगन फ्लाइज होती है बच्चों, ड्रैगन फ्लाइज को हम किसके अगेंस्ट काम में लेते हैं, मॉस्किटोज, तो अपन यहां पे लिख लेंगे मॉस्किटोज को खत्म करने के लिए, ठीक। तो ये दो बायो कंट्रोल एजेंट्स, ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटोज को खत्म करती, कंट्रोल करती है, लेडी बर्ड बीटल्स एफिड्स को कंट्रोल करती हैं बच्चों। फिर बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया बच्चों, ये ऑलरेडी मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में घनी डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा चुका हूं भाई, है ना। कई बार हाड़ौती निकल जाती है, मैं कोटा को बिलोंग करता हूं भाई, हाड़ौती को बिलोंग करता हूं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में, घनी मीन्स बहुत ज्यादा, घनी डिटेल में यानी कि बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा चुका हूं। बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है जिसमें ऐसे जीन्स होते हैं जो एक टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिक प्रोटीन, जिसको हम बीटी टॉक्सिन नाम देते हैं। यदि हम इस बैक्टीरिया के स्पोर्स को हमारी प्लांट क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे कर दें, ठीक है, तो जब भी कोई इंसेक्ट का लार्वा, फॉर एग्जांपल कैटरपिलर, उन लीव्स के ऊपर फीड करेगा, तो जब ये स्पोर्स उसकी गट के अंदर जाएंगे तो वहां पर ये टॉक्सिक मटेरियल उनकी गट में एल्कलाइन पीएच की वजह से एक्टिवेट हो जाएगा और उसकी गट को डैमेज करके उस लार्वा को खत्म कर देगा, ठीक है। अब क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग
बायोटेक्नोलॉजी बहुत डेवलप होगी तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इन स्पोर्स को ना स्प्रे करके हम डायरेक्टली ये जो जीन है बीटी टॉक्सिन का इस बैक्टीरिया में से एक्सट्रैक्ट करके प्लांट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, ताकि प्लांट सेल्स के अंदर ये टॉक्सिन बन रहा है। अब तो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है क्योंकि ये अल्कलाइन पीएच से एक्टिवेट होता है, लेकिन हमारी गट में पहले एसिडिक पीएच आता है, ये हमारे लिए फायदेमंद है। ये वहीं खत्म हो जाएगा स्टमक में ही, तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बैक्टीरिया को भी नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि उसमें भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है ये टॉक्सिन, वहां पर भी अल्कलाइन पीएच नहीं है तो एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन इंसेक्ट की गट में अल्कलाइन पीएच होता है, वहां ये एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि उसको अल्कलाइन पीएच चाहिए एक्टिवेट होने के लिए। तो ये बीटी टॉक्सिन जो बैसिलस thuringiensis से टॉक्सिन मिलता है, उसकी मदद से हम पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, ये आपको मैंने बायोटेक्नोलॉजी यूनिट्स एप्लीकेशन में पढ़ाया था बच्चों कि ये जो बीटी टॉक्सिन है बच्चों, ये स्पेसिफिक इंसेक्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं, अलग अलग टाइप के बीटी टॉक्सिन। तो यहां पर एक फायदा क्या होता है कि इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग नहीं होती। ऐसा नहीं कि सारे इंसेक्ट्स मर रहे हैं जो भी प्लांट के ऊपर फीड करेंगे, वही इंसेक्ट्स मरेंगे जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं या जिनको हम टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये फायदा है। तो तीसरा आप याद रख लो बच्चों, बीटी टॉक्सिन। इसको अपन कैसे याद रखेंगे, इन्होंने कहीं ना कहीं दे रखा होगा। ये तो देखो, ये तो बैक्टीरिया का नाम है, लेकिन हमें याद रखना है बीटी टॉक्सिन। बीटी ये वेराइटी है, जैसे बीटी कॉटन, कॉटन की ऐसी वेराइटी हमने डेवलप कर रही है जिसमें बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। यहां पर आप लिख लो थर्ड पे बीटी टॉक्सिन। ये बीटी वर्ड ही कहां से है, बैसिलस thuringiensis से। तो बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में बैसिलस thuringiensis का यूज हो रहा है, मिल क्या रहा है उस समय, बीटी टॉक्सिन में मिल रहा है। ठीक है, 3 बायो कंट्रोल एजेंट्स अपन ने देख लिए बच्चों। चौथा है फंगस, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ये ट्राइकोडर्मा आपको रूट इकोसिस्टम, रूट्स के साथ एसोसिएटेड मिल जाएगी काफी प्लांट्स में, और कई प्लांट पैथोजेंस के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है बच्चों, कई प्लांट डिजीज से प्लांट्स को बचाती है। फोर्थ, पांचवा बैक्यूलो वायरसेस, वायरसेस का एक ग्रुप है बच्चों। ठीक है, कौन से जीनस को बिलोंग करता है, मतलब जो बैक्यूलो वायरसेस ये बड़ा ग्रुप है, इसमें कौन सा जीनस हमारे ज्यादा काम का होता है, दैट इज न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। तो बैक्यूलो वायरसेस बच्चों वायरसेस का एक ग्रुप है जिसमें पर्टिकुलरली कौन सा जो हम जीनस यूज लेते हैं एज बायो कंट्रोल एजेंट, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस, किसके अगेंस्ट मेनली इफेक्टिव है बच्चों, इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स। पांचवा मेथड। तो बैक्यूलो वायरसेस में भी स्पेसिफिकली कोई आपसे पूछे कि कौन से बैक्यूलो वायरसेस, तो जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस काम में लिए जाते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स अगेंस्ट इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स बच्चों। ठीक है, ये भी हो गया। अगेन ये नैरो स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब स्पेसिफिक इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को टारगेट करते हैं, अलग अलग टाइप के बैक्यूलो वायरसेस, अकॉर्डिंगली हम इनका यूज कर सकते हैं सेलेक्टिवली बच्चों। तो मेरे ख्याल से सारे अपने यहां पर हो गए। एक वर्ड अपने को याद रखना बच्चों, this is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in an overall integrated pest management program or when an ecologically sensitive area is being treated। ये जो हम बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज कर रहे हैं ना बच्चों, ये लास्ट लाइन का क्या मतलब है, अगेन यहाँ पर बच्चे परेशान होते हैं कि सर इसका मतलब क्या है। देखो, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब है, हम उन सारे ऑर्गेनिजम्स को साथ में फ्लरिश करने में मदद कर रहे हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जो हमारे लिए नुकसानदायक है उनको पूरी तरह से खत्म भी नहीं कर रहे, क्योंकि हो सकता है वो भी किसी न किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहे हो जो कहीं ना किसी फॉर्म में हमें नुकसान पहुंचा रहा हो। तो एक दूसरे को खाएगा, दूसरा तीसरे को खाएगा, तो ऐसा इकोसिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, हम बायो कंट्रोल एजेंट्स को इस तरह से वाइजली यूज कर रहे हैं कि जो प्रेडेटर और प्रे का एक रिलेशनशिप होता है ये डिफरेंट लेवल्स पे मेंटेन रहे और पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स मैनेजेबल लेवल तक कम हो जाएं, लेकिन पूरी तरह से इरेडिकेट भी नहीं हो, फूड वेब भी चलता रहे, पेस्ट कंट्रोल भी चलता रहे बच्चों। ठीक है, तो वहां पर ये बायो कंट्रोल एजेंट्स ज्यादा काम के होते हैं। अल्टीमेटली द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी हम जो बायोलॉजिकल एजेंट्स यानी कि लिविंग माइक्रोब्स है उनको काम में लेते हैं बच्चों। किसकी जगह, केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह, क्योंकि वो पोल्यूट करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका मतलब हम किसको यूज करेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे बच्चों। एग्जांपल्स कुल मिलाकर हमें याद रखने हैं। सबसे पहला एग्जांपल है बच्चों बायो फर्टिलाइजर्स का राइजोबियम, एक बैक्टीरियम जो रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में मिलता है। ये छठी क्लास से आप पढ़ने लग जाते हो बच्चों। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, पीज वगैरह, तो उनकी जो रूट्स होती है उनमें आपको ये राइजोबियम मिलेगा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जिसको फिर सॉइल में फिक्स करता है, जिसको फिर ये प्लांट्स यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ न्यूट्रिएंट। ठीक है, प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। तो एक तो ये हो गया, ये क्योंकि नाइट्रोजन कंटेंट को अवेलेबल करवा रहा है प्लांट्स को, तो इस बायो फर्टिलाइजर काम में ले रहे हैं हम राइजोबियम को। दूसरा, इसी तरह से कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी, ये तो रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है,
लेगुमिनस प्लांट्स की। लेकिन कुछ बैक्टीरिया सॉइल में फ्री लिविंग भी होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं ताकि प्लांट्स उस नाइट्रोजन को यूज कर सकें बच्चों उस ऑर्गेनिक फॉर्म्स में। तो ऐसे फ्री लिविंग एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, है ना। ये दूसरा हो गया आपका, इसमें दो एग्जांपल्स याद रख लो, एजोस्पाइरिलम एंड एजिडोबैक्टर। ये भी क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ा रहे हैं सॉइल का। तीसरा बच्चों माइकोराइजा। माइकोराइजा इज व्हाट, फंगस का एसोसिएशन अगेन रूट्स के साथ बच्चों। तो फंजाई आर आल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स व्हिच इज नोन एज माइकोराइजा। मेनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस they form mycorrhiza. The fungal symbiote in these associations absorb phosphorus from soil and passes it to the plant. रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बच्चों कई प्लांट्स की। इस ग्लोमस जीनस को बिलोंग करने वाले फंगस का, ग्लोमस जीनस आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। ये जो एसोसिएशन होता है प्लांट्स की रूट्स का अलोंग विद द फंगस, दिस इज नोन एज माइकोराइजा। फायदा क्या है, ये जो ग्लोमस फंगस होती है जो प्लांट की रूट्स के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है, ये सॉइल में से फास्फोरस को एब्जॉर्ब करती है और प्लांट्स को अवेलेबल कराती है। इसको बदले में क्या फायदा मिल रहा है, शेल्टर रहने की जगह मिल रही है और फूड मिल रहा है बच्चों, है ना। तो दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। ऐसी एसोसिएशन जिसमें दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो ये थर्ड एग्जांपल हो गया हमारा बायो फर्टिलाइजर का, दैट इज माइकोराइजल एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड प्लांट रूट्स। क्या फायदा है, मेनली फास्फोरस और दूसरे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, साथ ही साथ कई डिजीजेज से भी हम कहते हैं प्रोटेक्शन, हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन मिलता है ना। डिजीजेस से भी ये फंगस बचाती है प्लांट को। 4 देख लिया अपन ने। 5वां बायो फर्टिलाइजर्स में साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी हम हमारे फील्ड्स में ग्रो करते हैं जानबूझकर, क्योंकि इनमें से कई ब्लू ग्रीन एल्गी, फॉर एग्जांपल 3 आपको याद रखने, एनाबीना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया बच्चों। ये तीनों जो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया है, अगेन नाइट्रोजन कंटेंट को एनरिच करती है सॉइल के अंदर। तो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स, फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, मेनी ऑफ व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एनरिचमेंट करेगी सॉइल का बच्चों। 3 एग्जांपल, एनाबीना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ठीक है। हमारे जो चावल के खेत होते हैं, पेडी फील्ड्स बच्चों, वहां पर हम इनको ग्रो करते हैं, इनको यूज करते हैं। अब इनको ग्रो कैसे करोगे, तो अपन क्या करते हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल एनाबीना जो है बच्चों, ये अजोला, हम अजोला प्लांट ग्रो करेंगे क्योंकि उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है। तो यदि हम हमारे फील्ड्स में अजोला ग्रो करेंगे तो अजोला के साथ एनाबीना फ्लरिश होगी और नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा जो हमारे फील्ड्स के लिए फायदेमंद होगा। तो पेडी फील्ड्स में हम अजोला साथ में ग्रो कर सकते हैं ताकि एनाबीना एनरिच हो, एनाबीना के थ्रू नाइट्रोजन एनरिच होगी, बायो फर्टिलाइजर का काम होगा, ठीक है। तो आई होप मजा आया होगा पढ़ के, ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपको पता है कॉल आ गई थी, भाई जाना पड़ेगा, है ना, सिजेरियन है, इमरजेंसी सिजेरियन। तो मुझे उम्मीद नहीं थी, थोड़ा सा भी लास्ट में थोड़ा सा फास्ट चलाऊं, मजबूरी थी, बट फिर भी कोशिश ये रही है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा कर जाऊं। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि हम चैप्टर अभी कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि इमरजेंसी कॉल है, बट ठीक है, हो गया, थोड़ा छोटा चैप्टर था। कोई भी दिक्कत हो बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होकर अपने डाउट्स पूछ सकते हो। वहां पर आप अपने डाउट्स पोस्ट कर दिया करो, जब भी दिन भर में मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई दे दूंगा। देता जरूर हूं, चाहे लेट से दूं, कभी भी दूं, देता जरूर हूं, है ना, रात को 2 बजे, 3 बजे, सुबह 5 बजे, बट आपको अपने डाउट्स का रिप्लाई मिल जाएगा। सर्चिंग ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको ये वीडियो लेक्चर तो देख लिया है आपने, बट जो पीडीएफ है इसकी डाउनलोडेबल फॉर्म में, डीपीपी है बच्चों, प्रैक्टिस टेस्ट है, वो सारा कंटेंट वहां मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारा कंटेंट सर्चिंग ऐप पे है, क्वालिटी बायोलॉजी कंटेंट है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।